अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास है लैब नंबर 4 एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज़ लूप्स। और फर्दर अगर बात करें लूप्स में तो इसमें 3 सब टॉपिक्स कह सकते हैं या 3 टाइप्स के हमारे पास लूप्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। नंबर 1 इज़ फॉर लूप, सेकंड इज़ व्हाइल लूप एंड थर्ड इज़ डू व्हाइल लूप। ठीक है, और कंबाइंड या कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, हमने लास्ट लैब में सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट कवर किया था और कहा था मैंने कि नेक्स्ट लैब में इंशाल्लाह हम रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट कवर करेंगे। तो देखते हैं कि रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं, और फिर वही कहूँगा कि लैब है तो लेस थ्योरी और मोर हैंड्स ऑन करने की कोशिश करूँगा। और आप भी कोशिश यही किया करें कि अगर साथ साथ कर सकें तो साथ साथ चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं अपने पास, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लैब के बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अच्छा, पहले तो कह रहे हैं कि लूप कॉज प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज द नेम इम्प्लाइज। नाम में ही है रिपीटिशन, यानी वो ये रिपीट करता है कि अगर आपको कोई लाइन मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करनी हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब कह देना तो आसान है, लेकिन बात वही है कि जब तक आप इस चीज़ को खुद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन एक्शन नहीं देखेंगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम डायरेक्टली एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे किसी एग्ज़ाम्पल को मैं सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इनिशियली एग्ज़ाम्पल को हम सिंपल रखेंगे। अच्छा, पहले वही बात कि हर प्रोग्राम में मुझे क्या करना होता है, हैश इंक्लूड std डॉट h हैश इंक्लूड डॉट h देन इंट मेन वॉइड में लगाऊँ ना लगाऊँ ब्रैकेट्स में कोई मसला नहीं, और लास्ट लाइन रिटर्न 0 और उससे पहले गेट सी एच, एंड गेट सी एच इज़ अ फंक्शन तो इसके आगे मेरे पास राउंड ब्रैकेट्स आ जाते हैं। ठीक है, रिटर्न 0 फंक्शन नहीं है, रिटर्न 0 इज़ अ कीवर्ड बट गेट सी एच इज़ अ फंक्शन। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम लेते हैं अपने पास कि मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जस्ट जो है आउटपुट पे क्या करूँ, काउंटिंग कर प्रिंट करा दूँ, यानी प्रिंट कराना चाहता हूँ काउंटिंग फ्रॉम से 1 to 10। ठीक है, और 1 to 10 के साथ साथ ये भी कि हर नंबर को मैं चाहता हूँ कि वो न्यू लाइन में प्रिंट हो। तो आप लोग सजेस्ट करें इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है कि मैं काउंटिंग प्रिंट कराना चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक आउटपुट स्क्रीन पर, और हर नंबर को न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए। जब तक आप जवाब दीजिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ फाइल को। इसको सेव कर लेते हैं हम एज लूप, या इसको ऐसे फॉर लूप कर लेते हैं। जी क्लास, कैसे कर सकता हूँ मैं ये काम, अभी तक जो हमारे पास नॉलेज है उसकी बेस पर। अच्छा, जवाब हमारे पास आया है कि नंबर प्रिंट कराएं /n वाइस वर्सा। अच्छा, चलें, अभी तक की हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहती है सिंपलेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, ऑलवेज गो फॉर द सिंपलेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। तो अभी तक का सिंपलेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि मेरी रिक्वायरमेंट है प्रिंट एफ, और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो पहला नंबर है 1, और उसके बाद अगर मैं कर देता हूँ /n तो लाइन चेंज, दैट्स इट। और यही लाइन में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और हर मतलब मुझे क्या चेंज करना है इसमें, प्रिंट एफ। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है, अच्छा लाइन चेंज मैंने करी लेकिन मैंने अभी जान के नहीं किया, 2/n मैंने कॉपी पेस्ट यूज़ नहीं किया, 2 आ गया। इसी तरह अगली लाइन में मुझे क्या लिखना है, 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। तो यही लाइन मुझे रिपीट करनी है 10 टाइम्स। तो ये आ गई, ये आ गई, या कितने हो गए चेक कर लेते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8, मुझे मज़ीद 2 रिक्वायर्ड हैं या तो अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा टास्क मुझे अचीव हो जाएगा जो मैं चाहता हूँ। देख लेते हैं कि मैंने सिंपली क्या करा है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाया है और उसमें 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करा दी है, ठीक है। और टू राइट इट क्लीन लिखने के लिए मैंने क्या किया, हर नंबर को प्रिंट कराने के लिए सेपरेट प्रिंट एफ यूज़ किया, लेकिन आप चाहें तो ये काम एक प्रिंट एफ में भी कर सकते हैं। आपको सारी की सारी लाइन एक में लिखनी पड़ेगी, वो भी करके देख लेते हैं, लेकिन पहले उससे पहले इस प्रोग्राम को करते हैं सेव, फिर कंपाइल, होपफुली कोई एरर ना हो, कंपाइल विथ 0 एरर एंड देन मुझे इसे करना है रन। तो दैट्स इट, मेरे पास मेरा आउटपुट आ गया। जब मैं 1 से लेकर, जिसमें मैं चाहता था 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करूं या 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करूं, ठीक है। सिंपल, कोई मसला ही नहीं था, बहुत आसान है। इससे ज़्यादा मुश्किल प्रोग्राम है तो आप अभी तक कर चुके हैं। अच्छा, अब क्या करें, अगर यही काम मैं सिंगल लाइन में करना चाहता तो भी मैं कर सकता था। कैसे कर सकता था, मैं इधर सिंगल लाइन लिख देता हूँ 1 2/n, और यही काम मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ 2/n 3/n 4/n 5/n 6/n 7/n backslash, सॉरी 8/n 9/n और 10/n, ठीक है। आप अच्छे से फेमिलियर है कि बैकस्लैशन क्या करेगा, 1 क्या लाइन चेंज करेगा, 2 क्या लाइन चेंज करेगा एंड सो। और अगर मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट कर दूँ, कमेंट से आप अच्छे से फेमिलियर है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँ मल्टी लाइन कमेंट, क्योंकि मुझे बहुत सारी लाइन एक साथ कमेंट करनी है। और लेकिन अगर ये मैं क्लोजिंग भूल जाता हूँ तो आप ध्यान दें, नीचे का गेट सीएच और रिटर्न भी ग्रीन हो गया है, इसका मतलब वो भी कमेंट कंसिडर हो रहा है। तो मुझे इसको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि दैट्स इट, यहाँ तक आपने कमेंट करना है। तो अब इसके बाद वाली लाइन आप देख रहे हैं वापस अपने कलर्स हाईलाइट हो गए, तो इसका मतलब है वो कमेंट में नहीं है, सिर्फ ग्रीन वाले कमेंट्स हैं। मैंने फिर से सेव किया, कंपाइल किया, रन किया एंड आई विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। दोनों सूरतों में मुझे सेम आंसर मिल जाएगा। जस्ट मैंने थोड़ा सा रिकॉल कर दिया आपको कि प्रिंट एफ को मैं इस तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप खुद ही ध्यान दें तो ये वाले सोल्यूशन में कुछ मैसी सा लग रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है ऐसा कि नहीं है। इस सोल्यूशन में जिसमें मैंने एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया है उसमें कुछ मैसी सा लग रहा है और मुझे समझना मुश्किल हो रहा है, जबकि दूसरे सोल्यूशन में मैं वही काम कर रहा हूँ लेकिन उसमें मैस कम है और वो रीडेबल है, क्लीनर है, ठीक है। ज़्यादा लिखना पड़ेगा लेकिन क्लीनर कोड है। लेकिन अगर चाहे मैं ऊपर वाले तरीके से करूँ या नीचे से करूँ, अब क्लीन कोड को बात हटा देते हैं या क्लैरिटी को हटा देते हैं, ठीक है, ये काम बिल्कुल सही है। मैंने ये प्रोग्राम बनाया और सप्लाई कर दिया। अब क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। मैं कहता हूँ कि अब मेरा थोड़ा लेवल इंक्रीज़ हो गया है, अब मुझे 10 तक काउंटिंग नहीं करनी, मैंने ज़्यादा काउंटिंग सीख ली है, मैं 20 तक काउंटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, अब मैं काउंटिंग जो है 20 तक करूँ, तो मुझे अपने प्रोग्राम में क्या चेंज करना पड़ेगा। जी क्लास, अगर मैं काउंटिंग अब चाहता हूँ विद दिस इंफॉर्मेशन या इतनी नॉलेज के साथ कि मैं काउंटिंग 1 से 20 तक करूँ, तो मैं क्या करूँगा। आप कहेंगे सर सिंपली यही चीज़ जो है रिपीट कर देते हैं, यही चीज़ आप रिपीट कर दें। ये चलें, मैं ऐसे कर लेता हूँ और इसको भी यूज़ कर लेते हैं 1 से 10 के लिए। और ये आगे मेरे पास 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो ये कोड मेरा बन गया एक तरीके से 20 के लिए, यानी ऊपर वाला कोड भी रन होगा, नीचे वाला भी रन होगा और फिर जाके मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगा। 1 से लेकर 10 तक आ गया, फिर 11 से लेकर 20 तक आ गया। मैं दोनों तरीके से भी कर सकता हूँ, एक तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ था तो मैंने जस्ट उसमें एडिटिंग कर दी। आप बात समझ रहे हैं कि मेरी रेंज बढ़ती जा रही है तो मुझे काम
जो है आगे बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से सुनिएगा, मेरा लेवल और बढ़ता है, मैं मज़ीद काउंटिंग सीख जाता हूँ और मैं कहता हूँ अब आप जो काउंटिंग है वो लिख के दिखाइए 1 से लेकर 100 तक। तो आप क्या करेंगे, इसका जवाब दीजिए। जी क्लास, 1 से लेकर अगर मुझे काउंटिंग अब 100 तक करनी है तो मैं क्या करूँ? जब तक आप लोग सोचिए, मैं इस कोड को क्लीनर वे में लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि बात समझ में आए। जी क्लास, ये हो गई 1 से लेकर 20, मुझे 20 प्रिंट एफ की लाइन्स लिखनी पड़ी। अब आप बताइए मुझे कि अब अगर मुझे 100 तक लिखनी है तो मैं क्या करूँ? जी एनीवन, क्या करना पड़ेगा? क्लास, इस तरीके से तो बात नहीं चलेगी, आप लोग रिस्पॉन्ड तो करें। जवाब ज़रूर दें, लेकिन जवाब मैंने कहा है कि आपने वहाँ तक देना है जहाँ तक कि अभी हमारे पास नॉलेज है, जहाँ तक अभी हमने कोर्स में या लैब में कवर किया है इन सिंपल वर्ड। तो लैब में अभी तक हम कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जानते कि ये काम आसानी से हो सके। अगर मैं आपको ये टास्क दे दूँ अभी की नॉलेज के लिए साथ, तो आपको अगर मैंने कहा कि 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग आप करके बताएं, तो आपका कोई सोल्यूशन नहीं है कि इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को मज़ीद 80 टाइम्स रिपीट करें। यानी आप क्या करेंगे, इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को मज़ीद 80 टाइम रिपीट करने का मतलब है 21, 22, 23 एंड सो ऑन, ये काम करते जाएंगे। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि 100 के बाद भी मेरा दिल भरेगा या मैं रुक जाऊंगा, मैं कहूँ अब आप 1000 तक करके बताएं, फिर कभी कह दूँ 10,000 तक करके बताएं। तो मैं आपको एक बोरिंग सा काम है जो बार बार करने का कह रहा हूँ, रिपीट कराने का कह रहा हूँ। और अगर आप देखें तो ये काम रिपीटेटिव है। इफ एल्स यूज करेंगे तो कैसे होगा? इफ एल्स का काम तो है वो या तो 1 प्रिंट करा देगा या तो 2। मैं तो चाहता हूँ सारे प्रिंट हो। इस केस में मैं क्या चाहता हूँ, सबके सब प्रिंट हो। यहाँ पे सिलेक्शन जैसी तो कोई बात मैं अभी कर ही नहीं रहा, सिंपल रख रहा हूँ, बस मुझे सबको सब प्रिंट कराने। तो फिर हमारे पास सिर्फ यही तरीका है कि मैं प्रिंट एफ ही लिखता जाऊँ। और ये तो बड़ा ओवरहेड है कि हर मरतबा यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, मैंने प्रिंट एफ लिखना और बहुत सारा लिखना है। मतलब अब आप सोच के देखें, ये काम तो सिर्फ मैंने करा है 20 टाइम्स और मैं अभी से इसमें बोर हो गया हूँ। अगर ये काम मुझे कहा जाए कि 1000 टाइम कर दो, मैं तो मना कर दूंगा, कहूँगा ये तो वही वाली सज़ा हो गई जो स्कूल में दी जाती थी कि आप इतनी मरतबा ये लाइन लिखें बोर्ड पे क्योंकि आपने एज ए पनिशमेंट के तौर पे। तो हम पनिशमेंट तो नहीं करना चाह रहे, हम तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह के सिनेरियोज जहाँ पे मुझे पता लग जाए कि मेरा सिनेरियो रिपीटेटिव इन नेचर है या इसमें कोई पैटर्न ऐसा है जो बार बार हो रहा है। और वो पैटर्न क्या है कि आप देख सकते हैं कि हर मरतबा नेक्स्ट नंबर जो जनरेट हो रहा है वो +1 से जनरेट हो रहा है। यानी इसमें अगर मैं +1 कर दूं तो ये आ जाएगा, इसमें मैं +1 कर दूं तो फिर ये आ जाएगा। तो इस वक्त देखा जाए तो केयरफुल होके देखें तो हर मरतबा क्या है, मेरे पास +1 हो रहा है। तो इसमें एक ख़ास पैटर्न रिपीट हो रहा है जो बार बार हो रहा है, एक पैटर्न है। और वो पैटर्न क्या है, +1 का। यानी मुझे अगर पता हो कि मेरी पहली वैल्यू क्या है तो मैं सेकंड वैल्यू मालूम कर सकता हूँ बाय डूइंग +1। मुझे सेकंड पता हो तो मैं +1 करके तीसरी, +1 करके चौथी, +1 करते करते मैं आखिरी वैल्यू तक जा सकता हूँ। यानी मुझे ये पता हो कि 1 से लेकर अगर 20 तक काउंटिंग करनी है तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। यानी मुझे ये पता है कि मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ कि मुझे पता है कि मेरा स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, जो इस केस में क्या है, 1 है। जो कि इस केस में क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास 1 है। मुझे ये पता होना चाहिए मुझे कहाँ तक काउंटिंग करनी है, एंडिंग या एंडिंग वैल्यू, ये स्टॉप क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये भी मुझे पता है। क्या है मेरे पास फ़िलहाल 20 है।
ये अब जो चेंज होकर मैंने क्या कर दिया 1000 कर दिए, ठीक है। और जो पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक जाने के लिए, ठीक है, तो पैटर्न क्या है मेरे पास, पैटर्न इज सिंपली +1। मुझे हर, अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू में +1 करता जाऊं तो इवेंचुअली जो है मैं एंडिंग वैल्यू पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ये मैंने ऑब्जर्व किया अपनी इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को देखते हुए। तो हर मरतबा मुझे करना पड़ रहा था +1 +1 +1। तो अगर ये काम मुझे करना है तो मेरे पास प्रोग्रामिंग में इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, ताकि ये ओवरहेड मुझ पर ना पड़े और मुझे बार बार प्रिंटफ लिखना ना पड़े। और वो कंस्ट्रक्ट कहलाते हैं रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। तो हेयर आप क्या यूज़ करेंगे, इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन या सिनेरियोज, लूप्स कम इनटू प्ले। यहाँ पे आपको लूप्स काम आती हैं, रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट काम आते हैं, ठीक है। तो लूप्स कैसे काम आती हैं, लूप्स देख लेते हैं। लूप सबसे पहले जो सिंपलेस्ट लूप है हमारे पास वो है फॉर लूप। तो पहले फॉर लूप के एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, सिंपली मैं लिखता हूँ फॉर, और वही राउंड ब्रैकेट का सिंटेक्स है, ठीक है। और फॉर लूप भी बिल्कुल इफ़ की तरह ही है। इसके अच्छा ध्यान रहे, इफ़ के बाद भी मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाता था, ठीक है। इफ़ एक्चुअली कंडीशन बताती थी, तो फॉर भी यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कुछ कंडीशनल काम बता रही है। और फिर उसके बाद आते हैं ब्रैकेट्स, और जो भी मैं इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा वो जो है एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक कि फॉर लूप में जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी, बिल्कुल वैसी जैसे इफ़ है। इफ़ में क्या होता था, कंडीशन ट्रू होती थी तो जो भी इस ब्रैकेट्स के अंदर होता था एग्जीक्यूट होता था। तो फॉर में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब भी ये इसके अंदर कोई कंडीशन है वो ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर लूप में मुझे बतानी होती हैं 3 चीज़ें। फॉर लूप में मुझे क्या 3 चीज़ें बतानी होती है, पहली चीज़ बतानी होती है भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ बतानी होती है एंड कहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। यानी लूप का कंडीशन में ये बताना होता है कि भाई लूप ठीक है आपने बता दिया स्टार्ट हो रही है, लेकिन स्टॉपिंग का कोई ना कोई क्राइटेरिया बताना ज़रूरी है। ये लूप इन्फिनिटी तक नहीं चलेगी, यानी जो कंडीशन है वो ये बताएगी कि लूप को कब तक ट्रू रहना है, और जैसी वो कंडीशन फॉल्स होगी आपकी लूप जो है स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हो जाने का मतलब है इसके अंदर बॉडी में जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये बतानी होती है कि आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाने के लिए क्या पैटर्न या क्या तरीका यूज़ करने वाले हैं, यानी ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। तो ये बात तो तय है, स्टार्टिंग और एंडिंग आपको बतानी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ पैटर्न है, जो इस केस में +1 है। हो सकता है मैं आपसे कहता सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कराएं तो वो चेंज हो जाता। तो अब देखते हैं ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। चूँकि मैं सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन में फॉर लूप में नहीं कर सकता, मुझे पहले से करनी है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ, और मैं ले लेता हूँ सेव वेरिएबल नम। और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या मैंने बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया कि मुझे बस इधर बस डिक्लेयर कर लेते हैं, सिर्फ इतना करना है। डिक्लेयर पहले से होना चाहिए। लूप के अंदर मैं लिखता हूँ नम इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, 1 से, राइट। फिर उसके बाद मेरे पास सिंटेक्स का पार्ट है, सेमीकोलन आता है, ठीक है। सेमीकोलन सॉर्ट ऑफ ये बता रहा है कि ये अलग स्टेटमेंट आने वाला है। फिर मुझे क्या बताना है कि काउंटिंग मेरी कहाँ तक चले। काउंटिंग जब भी आप लूप बनाएंगे और लूप में बिहेवियर है आपका से इंक्रीमेंट होने वाला, ठीक है, इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल लूप है, यानी +1 +1 हो रहा है या -1 -1 हो रहा हो, तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपके लूप में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लाजमी आता है। क्योंकि अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ तब तक काउंटिंग करते रहें जब तक कि नंबर 1000 तक ना पहुँच जाए, या यूँ कह लें कि जब तक नंबर 1001 से छोटा है। यानी मैं ये बता दूं कि नंबर की वैल्यू जब तक लेस देन
और इक्वल्स टू कर लेते हैं जब तक कि वो लेस देन हो या इक्वल हो जाए 1000 के, तो मेरा काम चलता रहे। मैं ये चाहता हूँ। 1000 नहीं करता फिलहाल, सिंपल रखते हैं, वरना 20 रख लेते हैं। एंड मुझे करना क्या था, अपनी नंबर की वैल्यू को एक प्लस करना था। तो यहाँ पे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, num इक्वल्स टू num प्लस 1, या मैं चाहूँ तो एक और मैंने शॉर्ट हैंड बताया था, मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो क्या था, मैं num प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, तब भी इसका मतलब क्या है, नंबर में इंक्रीमेंट। यस, सिंपलेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मेरे पास क्या होता था, मैंने एक और ऑपरेटर पढ़ाया था आपको, प्लस प्लस ऑपरेटर, होपफुली आपको याद होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब भी क्या होता है, नंबर में +1 कर दे। और यहाँ पे सिर्फ बॉडी में मुझे क्या लिखना है, ठीक है, पहले दोबारा से एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं क्या किया मैंने। स्टार्टिंग वैल्यू थी मेरे पास 1, वो मैंने यहाँ असाइन कर दी। नम मैंने वेरिएबल को नाम दिया, मैं कोई भी नाम दे सकता था, लेकिन मैंने नंबर्स थे तो मैंने नम नाम दिया। एंडिंग वैल्यू थी मेरे पास 1000, जो कि मैंने, अच्छा यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ फॉर टाइमिंग 20 से। एंडिंग वैल्यू थी मेरे पास 20, तो मैंने यहाँ असाइन कर दिया 20 और नंबर को, और साथ में कंडीशन क्या लगा दी कि नंबर जब तक लेस देन 20 हो तो आपको ये काम करना है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अगर नंबर जो है मेरा 21 हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आ रही है ना, लेस देन इक्वल्स टू की कंडीशन लगी हुई है तो 20 भी इंक्लूडेड है। अगर मैं इक्वल्स टू हटा दूंगा तो 20 इसमें एक्सक्लूडेड हो जाएगा, फिर मेरा नंबर 90 तक कंडीशन ट्रू देगा और 20 पे फॉल्स देगा, लेकिन इक्वल्स टू लगा दूंगा तो 20 पे भी ट्रू देगा। और फिर मैंने क्या बताया था, पैटर्न क्या है, मुझे नंबर में जस्ट करना है +1, तो ये रहा आपका +1। तो ये तीनों काम मैंने अपनी लूप की बॉडी में एक तरीके से एम्बेड कर दिए। ये तीनों इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी लूप को बता दी है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने स्टॉप कहाँ पे करना है, और आपने स्टार्ट से स्टॉप तक जाने के लिए क्या पैटर्न फॉलो करना है। तो पैटर्न सिंपली क्या है, +1 करने का। और मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ प्रिंट कराना चाहता हूँ यहाँ पे printf, और मैसेज क्या है मेरे पास, मुझे क्या चीज़ प्रिंट करानी है यहाँ पे। अब मैं हार्ड कोडेड नंबर नहीं लिखूंगा, मैं 1 2 3 नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, %d, और %d के बाद मैंने क्या करना है, लाइन चेंज, वही बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो नीचे यूज़ किया था ये वाला, लेकिन मैंने हार्ड कोड 1 लिखने का जाए क्या कर दिया, %d लिख दिया। और %d की जगह जाहिर सी बात है मुझे कुछ ना कुछ वेरिएबल प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो है सिंपली num, %d num। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि थोड़ा सा इसको जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कैसे चलेगा, डिकोड कर लेते हैं, डिकोड नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे डीबग कर लेते हैं। तो इनिशियली जब मेरी लूप चली तो नंबर की वैल्यू थी 1, ठीक है, नंबर की वैल्यू थी 1, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, इस जगह पे 1 ले आया, तो आउटपुट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। फिर क्या होगा, लूप की बॉडी एंड हो गई। तो अच्छा चलें थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेता हूँ कि ये एक्चुअल स्टेप्स क्या होंगे। इसको यहाँ से इरेज करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, लूप मेरी इनिशियलाइज हुई, उसने नंबर को असाइन कर दिया 1। दूसरा काम लूप क्या करेगी, चेक करेगी कि जो 1 असाइन हुआ है ये इस कंडीशन पे पूरा उतरता है या नहीं, ठीक है। दूसरे स्टेप क्या, मैं चेक करूँगा क्या 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स 20 है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये बात सही है तो मैं जाके यहाँ पर नंबर की वैल्यू यानी ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दूंगा, और ये एग्जीक्यूट होगा तो इस वक्त नंबर की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 1। जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो जैसे ही यहाँ पहुँचूंगा तो इसके बाद मैं जाता हूँ इस स्टेप पे, और इस स्टेप पे जाके क्या करूँगा, नंबर की वैल्यू कर दूंगा इंक्रीमेंट। तो अब नंबर की वैल्यू ध्यान रहे क्या हो चुकी है, 2, ठीक है। और जब मैं इस स्टेप से वापस आऊँगा दोबारा से लूप के अंदर जाने के लिए, मैं फिर दोबारा से इस स्टेप को चेक करूँगा, नहीं ये वाले को क्या चेक करूँगा, नंबर लेस देन 20 है या नहीं, नंबर स्टिल लेस देन 20, तो फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फिर दोबारा से अब मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, 2, लाइन चेंज तो हो चुकी थी। फिर दोबारा से इस स्टेटमेंट पे जाऊंगा, नंबर को इंक्रीमेंट करूंगा, नंबर इंक्रीमेंट होगा तो नंबर की वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 3, और फिर दोबारा से कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो प्रिंट करता रहेगा। तो ये बिहेवियर रिपीट होता रहेगा, लेकिन चलें रिपीट से पहले ये देख लेते हैं कि काम भी करता है या नहीं। तो मैं अब क्या करता हूँ कि ये सारी लाइंस को जो थी ऑलरेडी मैंने पहले लिखी थी, इनको हटा ही देता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं तो ये सोल्यूशन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि मैं करूँ, क्योंकि ये तो लेंथी सोल्यूशन है।
तो सेव, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो आपने देखा मेरे पास आउटपुट सेम वही आया जो मैं इससे पहले लेकर आ रहा था। मेरे पास आउटपुट एग्जैक्टली सेम आया जो मैं पहले कर रहा था, लेकिन पहले जब मैं ये काम कर रहा था तो आपने देखा था कि मुझे ज़्यादा लाइनें लिखनी पड़ रही थी, और अब जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे लाइनें कम लिखनी पड़ी। मेरा ये काम कितनी लाइन हो गया, यहाँ से अगर देख लें, एक दो लाइनें ही हैं एक्चुअली, और ये तो इनिशियलाइजेशन है। अच्छा, एक और चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं कि ये मैं INT इधर लिख सकता हूँ, तो मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से सी अलाउ नहीं करता था। कंपाइल करते हैं, देखते हैं। जी देखें, सी ये अलाउ नहीं करता। सी कह रहा है कि ये, और आप एरर में देख भी सकते हैं, कह रहा है कि C99 C11 मोड और इस तरह की बातें, यूज़ ऑप्शन STD C99 और इस तरह की बातें कह रहा है। तो इसका मतलब है कि ये लाइन मैं सी में नहीं कर सकता, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था मेरी फाइल की एक्सटेंशन यहाँ पर है सी। अगर मेरी फाइल की एक्सटेंशन C++ होती तो फिर ये काम एरर नहीं दे रहा होता मेरा, और ये काम इजीली हो जाता। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सी में जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं होगी। हो सकता है इंटरनेट पर आपको कुछ सिंटेक्स मिले जिसमें यहाँ लिखा हो, तो फिर कह रहा हूँ वो सी का सिंटेक्स नहीं होगा, वो C++ में होगा। तो इसको मैं वापस कर देता हूँ अनकमेंट। तो ये लाइन मजबूरी थी मेरी, मुझे अलग से बाहर लिखनी पड़ी। रिविजिट कर रहे हैं इस कोड को। तो पहला काम होता है इनिशियलाइजेशन। तो स्टेप नंबर 1 है मेरे पास इनिशियलाइजेशन। इसको इधर कर देते हैं, और हाँ, थोड़ा सा रिकैप कर लें। पहला काम हमेशा मेरे पास आता है इनिशियलाइजेशन। ये स्टेप मैं सबसे पहले करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेप मेरे पास आता है कंडीशन। मैं चेक करता हूँ कि ये जो नंबर के अंदर वैल्यू है, अच्छा इनिशियलाइजेशन यहाँ नहीं हुई, इनिशियलाइजेशन एक्चुअली इस केस में हमारे पास यहाँ हुई है, तो इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। वो तो सिर्फ डिक्लेरेशन है, लेकिन ये हो गई इनिशियलाइजेशन। लूप में सबसे पहले ये लाइन होगी एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं एग्जीक्यूट करने जाता हूँ तो मैं इसके अंदर जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर मुझे जाहिर सी बात है ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो मुझे उसमें +1 करना है। तो फिर क्या एग्जीक्यूट होता है, फिर ये एग्जीक्यूट होता है। फिर ये एग्जीक्यूट होने के बाद मैं किस स्टेप पे जाता हूँ, फिर दोबारा से मैं जाता हूँ इस पे, यानी 5th स्टेप जो होगा मेरा क्या बनेगा, ये कंडीशन बनेगा। फिर 5th के बाद अगर मैं जाना चाहूँ कहीं तो वो कहाँ जाऊँगा, वो इसी स्टेप पे जाऊँगा, यानी 6 मेरा वही स्टेप होगा जो मेरा 3rd स्टेप था। फिर 7th स्टेप मेरा वही बनेगा जो मेरा 4th स्टेप था, और फिर ये बिहेवियर रिपीट होता रहेगा जब तक कि क्या कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने का मतलब क्या है कि नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट होते 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 से हो गई है 21, नम की वैल्यू हो गई इक्वल्स टू 21। अब अगर 21 को मैं 20 से कंपेयर करूँ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उस सूरत में क्या है कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, बल्कि डायरेक्टली कहाँ जंप करके चले जाऊँगा, उस स्टेप पे जो लूप के बाद लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप की बॉडी में जो भी है मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इफ में होता था, कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो मैं बॉडी को स्किप कर देता। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया यहाँ पे, सर क्या फॉर के बाद ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। इस पर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ दोबारा से बिहेवियर, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखें लूप जैसे कि इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन हमेशा एक ही दफ़ा होती है, बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होती। तो ये जो मैंने लिखा है स्टेप नंबर 1, ये सिर्फ एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, और फिर उसके बाद जितने भी स्टेप हैं वो एक लूप में फंस जाते हैं रिपीटेटिवली। यानी स्टेप 2 होगा, कंडीशन चेक होगी, फिर उसके बाद मैं 3 पे जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं 4 पर आऊँगा, 4 के बाद फिर दोबारा मैं किस वाले स्टेप पे जाऊँगा, जो 2 पे मैंने किया था, लेकिन ये स्टेप नंबर 5 कहलाएगा, क्योंकि वही स्टेप पे बार बार रिपीट होगा। अगर ट्रू है 5 वाला तो मैं 6 पे चला जाऊँगा, फिर दोबारा 6 के बाद में 7 स्टेप कौन सा बनेगा, +1। यानी फिर मैं किस लूप के अंदर फंस जाऊँगा, मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ। मेरी लूप एक्चुअली क्या है कि यहाँ से यहाँ आना, और फिर यहाँ से वापस यहाँ चले जाना, और फिर दोबारा से यहाँ से यहाँ। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि मेरी कंडीशन
ट्रू रहेगी। जब तक कि मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी मैं इन एरोस में ही खेलता रहूँगा, यानी नम प्रिंट एफ करूँगा, नम प्लस प्लस करूँगा, नम लेस देन 20 चेक करूँगा, प्रिंट एफ करूँगा, नम प्लस प्लस करूँगा, नम लेस देन 20, यही करता रहूँगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन कभी ना कभी जाहिर सी बात है मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये कंडीशंस ने फॉल्स होना है और होना भी चाहिए। अगर ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हुई तो मेरी लूप इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। ठीक है, इसकी भी अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, इन्फिनिटी तक चलती रहेगी, फिर कैसे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे वो भी देख लेंगे। तो इवेंचुअली ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर मेरा एरो यहाँ जाने के बजाय कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और फिर मेरी इसको कहेंगे कि लूप खत्म हो गई, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क था लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं करना था, वो मुझे कुछ अरसे तक करना था और फिर उसके बाद एंड, तो ये इवेंचुअली एंड हो जाएगा। अच्छा, अब वो वाली बात चेक कर लेते हैं कि ब्रैकेट्स क्या ज़रूरी है यहाँ लगाना है नहीं, देख लेते हैं। एक ही स्टेटमेंट है, क्या ब्रैकेट की ज़रूरत है? तो इसका जवाब मैं दूं, आपको इसका जवाब खुद ही पता लग जाएगा। ये मैंने किया कंपाइल और ये मैंने किया रन। तो इसका जवाब वही है जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर एक स्टेटमेंट है तो मुझे ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। फिलहाल एक ही स्टेटमेंट था तो मुझे बिल्कुल बाकी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा लगाऊँ ना लगाऊँ तो इट्स बेटर कि आप ऑलवेज यूज़ कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि इससे कोई हार्म नहीं होगा लेकिन गलती से बच जाएंगे। ठीक है, तो साधारण ये बात क्लियर हो गई होगी होपफुली कि मैं ब्रैकेट लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन इट्स बेटर कि ना लगाऊँ क्योंकि एक ही स्टेटमेंट तो है, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब आते हैं लूप की वर्सेटैलिटी पे। मैंने बताया कि चेंजेस को कैसे अडेप्ट करेगा ये। चेंजेस को अडेप्ट करना असल बात है ना। अब मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई 20 के बजाय मैंने कहा मुझे काउंटिंग चाहिए 50 तक, तो मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ कहाँ चेंज कर दिया, कहाँ चेंज करूँगा, 50 करना है तो मैंने जाके अपनी रेंज को चेंज कर दिया। यहाँ 20 के बजाय मैंने 50 लिख दिया। बिहेवियर वही है, काउंटिंग 1 से चलेगी, लेकिन मेरा सिर्फ क्या चेंज हुआ है, मैंने सिर्फ चेंज करा एंडिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू चेंज हुई तो मैंने आके यहाँ चेंज कर लिया सिर्फ और सिर्फ एंडिंग है। बिहेवियर स्टिल वही +1 का है। तो मैंने ये किया, सेव करके कंपाइल किया, रन किया, तो अब आप देखें मेरी काउंटिंग कहाँ तक आ गई, 50 तक। 1 से जा रही है और ये देखें कहाँ तक जा रहा है, 50 तक। और फिर उसके बाद इवेंचुअली मेरा प्रोग्राम क्लोज हो गया। मेरी रिक्वायरमेंट मज़ीद चेंज होती है, मैं 50 से अगर 100 कर देता हूँ तो भी मुझे प्रोग्राम में कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे करना है 100। तो 100 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यही प्रोग्राम मेरा 100 तक काउंटिंग कर देगा। और अगर इस प्रोग्राम को मज़ीद इंटरैक्टिव बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे और इंटरैक्टिव बनाना है तो मैं इसके बाद कर लेता हूँ स्कैन एफ। अच्छा, स्कैन एफ करना है मुझे, और स्कैन एफ में क्या करना है मुझे, %d एक नंबर चाहिए और वो होना चाहिए एंड। ठीक है, एंड ले लेते हैं और या लिमिट वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एक गलती यहाँ पे क्या है कि मुझे लगाना चाहिए %, का साइन। दूसरी गलती क्या है कि मुझे इस वर्ड को पहले डिक्लेयर भी करना चाहिए, तो लिमिट लिख लिया। और बेहतर है कि मैं यूज़र को एक प्रिंटफ मैसेज भी दे दूँ कि भाई मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि एंटर आ नंबर। ठीक है, मैं बस कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, एंटर आ नंबर कह दिया और उसके बाद उस नंबर एंटर किया। ठीक है, दैट्स इट। ये मैं ऊपर से हटा देता हूँ क्लैरिटी के लिए, हमारा कोड नीचे चला गया काफ़ी। तो मेरा कोड एक्चुअल ये है, मैंने 2 नंबर डिक्लेयर कराए। ठीक है, एंटर स्टार्टिंग नंबर जो है वो मैंने फिक्स कर दिया, वो मेरे पास 1 ही है, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, और उसके बाद मैंने एंटर नंबर का उसमें यूज़र से इनपुट ले लिया, और चूँकि मैंने इसको लिमिट कहा है मैं 100 की जगह वर्ड यूज़ कर देता हूँ लिमिट। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझसे पूछ रहे हैं एंटर नंबर। अगर मैं इसे कहूँगा 10 तो ये मेरी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेगा और 10 तक जाएगी। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं कह दूंगा एंटर नंबर पे 20 तो मेरा प्रोग्राम 1 से 20 तक प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को रन करता हूँ और कहता हूँ एंटर नंबर और मैं इसको कह देता हूँ 100 तो मेरी काउंटिंग 100 तक चली जाएगी। इजंट इट मोर इंटरैक्टिव?
जी क्लास, क्या ये मोर इंटरेक्टिव नहीं है कि मेरा प्रोग्राम वही है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ रहा, बस यूज़र जो नंबर देता है मेरा प्रोग्राम वहाँ तक चलता है। तो ये है ब्यूटी ऑफ लूप्स, या यूँ कहा जाए ये है ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग, कि आप एक रिपीटेटिव किस्म का टास्क, बोरिंग टास्क बहुत आसानी से और इफेक्टिवली कर सकते हैं वाया लूप। तो लूप से आप रिपीटेटिव लॉजिक को पीस ऑफ केक हो गई, अब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ रहा। आप देखें मैं अपने प्रोग्राम में कुछ भी नहीं चेंज कर रहा, जो शुरू हमने कहाँ से किया था कि मुझे काउंटिंग 10 तक करनी थी, तो मैंने 10 प्रिंट एफ लिख के 20 की ज़रूरत है, तो मैंने आके अपने प्रोग्राम में बाकायदा कोड को चेंज किया, 20 तक लेके गया। अगर 50 होगा तो मुझे 50 तक जाना पड़ेगा, फिर 100, मुझे हर मरतबा कोड चेंज करना पड़ा। लेकिन इस केस में आपने देखा कि मुझे कोड को चेंज करना नहीं पड़ा। तो ये है लूप्स की ब्यूटी, कि आप लूप्स को यूज़ करें तो आप इस तरीके से काम कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और रिज्यूम करते हैं इन, जी मैं ब्रेक के बाद रिकैप कर देता हूँ। तो रिज्यूम कर, जी तो क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने इस एग्जाम्पल को यहाँ तक पहुँचा लिया था, और इस एग्जाम्पल को मज़ीद भी आप चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और इसमें चेंजेस करता हूँ, फिर हम मूव कर जाएंगे वाइल लूप की तरफ। ठीक है, तो इसमें से मैं इस लिमिट को रीनेम कर देता हूँ, देख लेता हूँ, कंट्रोल एफ का फीचर है। ठीक है, लिमिट को मैं रिप्लेस भी कर देता हूँ, लिमिट की जगह मैं स्टॉप का वर्ड ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस। ठीक है, लिमिट को मैंने स्टॉप कह दिया, यानी मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी लूप का स्टॉपिंग जो वैल्यू है वो इसमें आएगी। फर्दर मैं इसमें चेंजेस क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसमें स्टार्ट भी चाहूँ तो इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। ठीक है, और फिर मैं चाहूँगा तो फिर मैं यूज़र से ये दोनों वैल्यू भी ले सकता हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं स्टार्ट का जाए स्टार्ट लिख देता हूँ, एंटर। स्टार्टिंग वैल्यू, कि आपने लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, और या इसको स्टार्टिंग नहीं कहता, मैं इसको स्टार्ट ही कह देता हूँ, और इसको कर देता हूँ इन्वर्टेड कॉमास में। ये आ गई स्टार्ट की वैल्यू, और यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह पे स्टॉप कर देता हूँ, और इसको कह देते हैं स्टॉप वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं यूज़र से लूँगा स्टार्टिंग वैल्यू और यूज़र से ही लूँगा स्टॉप वैल्यू, यानी यूज़र ही मुझे बताए कि स्टार्टिंग वैल्यू ये बता रहा है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट काउंटिंग, और स्टॉप वैल्यू मुझे बताएगा क्या चीज़, कि फ्रॉम वेयर टू स्टॉप काउंटिंग। ठीक है, ये चीज़ मैं स्टार्ट और स्टॉप में एक्चुअली स्टोर करने वाला हूँ। स्टार्ट में स्टोर करूँगा वो वैल्यू जो बताएगी कि स्टार्ट कहाँ से करना है काउंटिंग करना, और स्टॉप में वो वैल्यू होगी जो बताएगी एंड कहाँ से। तो स्टॉप को हम ऑलरेडी लूप में इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। अब आप लोगों से सवाल ये है कि मैं स्टार्ट को इंट्रोड्यूस कैसे करूँ अपनी लूप में, कहाँ लिखूँ स्टार्ट को, बस ये बता दीजिए मुझे, कि अगर मैं चाहता हूँ कि हमेशा काउंटिंग मेरी 1 से स्टार्ट ना हो बल्कि यूज़र के बताए हुए नंबर से स्टार्ट हो, तो बताइए मुझे लूप में कहाँ पे स्टार्ट का कीवर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा, ये यूज़ करना पड़ेगा। जी क्लास, थिंक स्टार्टिंग पॉइंट में कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहा था, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि लूप हमेशा 1 से स्टार्ट हो रही थी। हो सकता है इस केस में मैं 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, 5 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जी, नम 1 की जगह पे मुझे 1 जहाँ पे हार्ड कोड 1 हुआ है वो बता रहा था कि काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 की जगह अगर मैं स्टार्ट लिख दूँ तो क्या होगा, जो भी यूज़र स्टार्ट में वैल्यू देगा मेरी काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होगी, और स्टॉप वहीं पे होगी जहाँ से यूज़र चाहेगा स्टॉप हो जाए। तो मैं अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ। सेव किया मैंने, कंपाइल किया, सक्सेसफुल, रन किया।
एंटर स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट की वैल्यू से मैंने दे दी 1, अभी मैं 1 ही दे देता हूँ। स्टॉप की वैल्यू मैंने दे दी 20। तो ये समझ गए कि ये चाह रहा है काउंटिंग हो 1 से लेकर 20, तो आप देखें 1 से लेकर 20 काउंटिंग आ गई। फिर से रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। अब स्टार्ट की वैल्यू मैंने दे दी है से 5 और एंड की वैल्यू दे रहा हूँ 20। तो अब आप समझ गए कि स्टार्टिंग होगी 5 से और एंड हो जाएगा कहाँ पर, 20 पर। तो ये देखिए 5 से स्टार्ट है और 20 पर एंड है। मैं दोबारा रन करके एक और एग्जांपल देता हूँ। से मैं काउंटिंग चाहता हूँ इसमें हो 67 से 80 तक। तो स्टार्टिंग नंबर मेरा 67 और एंडिंग नंबर मेरा 80। तो ये देखें 67 से 80 तक की नंबर आ गए। तो अब ये मेरा प्रोग्राम और ज़्यादा वर्सेटाइल हो गया, यानी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ स्टार्ट कहाँ से हो और एंड कहाँ पे हो। तो ये मेरा प्रोग्राम बहुत जेनरिक सा हो गया है। ये काउंटिंग करेगा +1 की, आप बस बता दें इसे कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक काउंट करना है। तो ये मेरा प्रोग्राम अब बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल सा हो गया, लेकिन ये हमेशा काउंटिंग +1 से ही करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और चेंज करें, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यूज़र को मैं बताऊं कि इवन नंबर्स बताना चाहूँ बिटवीन दिस रेंज। जी क्लास, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी लूप +1 के बजाय क्या करे, +2 का इंक्रीमेंट करे, तो मैं क्या चेंज करूँ अपने प्रोग्राम में। क्या चेंज करूँ, कहाँ पे चेंज करूँ कि +1 के बजाय +2 का इंक्रीमेंट करने लग जाए। अच्छा, डिवाइड का तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे हमें +2 करना है। कहाँ पे +2 करूँगा, जहाँ पे मैंने +1 करा हुआ था, यानी +2 यहाँ पर आ जाएगा। प्लस इक्वल्स टू अगर मैं 2 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है कि अब जब भी इंक्रीमेंट होगा उसमें एक इंक्रीमेंट नहीं होगा बल्कि 2। और मैंने ये बात बताई थी कि 2 को मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, मैं +2 लिखूँगा या नम इक्वल्स टू नम +2 लिखूँगा। तो दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं, और कंपाइल तो किया नहीं मैंने, मेरे ख्याल से डायरेक्ट रन हो गया। ये कंपाइल आ गया और ये रन। स्टार्ट वैल्यू अगर मैं देता हूँ 2 और एंडिंग वैल्यू देता हूँ मैं 20, तो मेरे पास क्या आ रहा है रिजल्ट, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, जो कि सही है। +2 तो है, लेकिन कीप इन माइंड कि ये प्रोग्राम मेरा इवन नंबर्स नहीं दे रहा। ठीक है, ये जस्ट +2 के डिफरेंस से नंबर्स दे रहा है। जो भी आप इनिशियल वैल्यू देंगे उसमें ये +2 +2 +2 करके आपको रिजल्ट देगा। ये इवन नंबर्स नहीं दे रहा, ये प्रोग्राम इवन नंबर जनरेट नहीं कर रहा। कैसे, इस बात को मैं प्रूफ कर देता हूँ। अगर मैंने जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो पहले दी थी 2, अगर मैं अब ऑड नंबर दे देता हूँ और अब 20 लिखता हूँ, तो अब देखें क्या होगा। मेरा रिजल्ट आएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। तो ये डिपेंड करता है कि मैंने इसको स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी है। और ज़ाहिर सी बात है 19 में मैं +2 करूँगा तो वो 21 हो जाएगा, 21 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 20 नहीं आएगा इस केस में, 19 तक है। तो ये ऑड नंबर प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम डिपेंड करता है कि मैं इसको स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग वैल्यू मैंने ऑड नंबर दी है तो ये सारे ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। अगर स्टार्टिंग वैल्यू मैंने इवन नंबर दी है तो ये मेरे सारे के सारे इन रेंज, जो भी रेंज है मेरी स्टार्टिंग एंडिंग के दरमियान, उसमें इवन नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होपफुली आपको। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम को कर दिया था आप लोगों के लिए ऐड कर करके मुश्किल। मैं इस प्रोग्राम को वापस कर देता हूँ आसान दूसरी फाइल पे, ये रखते हैं अपने पास। ठीक है, या दूसरी फाइल ले लेते हैं हमारे पास सिंपल सी, और इसमें मैं पेस्ट करता हूँ और इस प्रोग्राम में से मैं अननेसेसरी डिटेल सारी हटा रहा हूँ और सिर्फ वो ले आता हूँ वो जो सिंपल सा भी हमने काउंटिंग वाला प्रोग्राम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, और एंड कोई सा भी नंबर जो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया, से 20 ही है। और यहाँ पे भी क्या था मेरे पास, ++।
ठीक है, मैं वापस उसी सिंपल प्रोग्राम की तरफ आ गया हूँ जो मैं थोड़ी देर पहले चाह रहा था। ठीक, सेव कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ मैं व्हाइल लूप। सेव। ठीक है, फिलहाल मैंने फॉर लूप ही लिखी हुई, लेकिन टेस्टिंग के लिए इसको रन करके देख लेते हैं कि ये सही काम करता भी है या नहीं। अच्छा, सेव, कंपाइल, एग्जीक्यूट। ठीक है, ये काम सही कर रहा है, यानी 1 से लेकर 20 तक नंबर दे रहा है और उसे यही देने चाहिए। तो मैंने फॉर लूप से ये काम किया कि 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग प्रिंट करा दी। यहाँ तक पहले ये लोग आप लोग ये बात क्लियर कर देंगे, फॉर लूप का आपको बात समझ में आ गया है कि कहाँ पे मैं स्टार्टिंग वैल्यू पुट करता हूँ, कहाँ पे मैं एंडिंग वैल्यू या कंडीशन क्राइटेरिया पुट करता हूँ, और कहाँ पे मैं पैटर्न या इंक्रीमेंट या करना हो या डिक्रीमेंट करना हो ये चीज़ पुट करता हूँ। अच्छा चलें, यहाँ पे एक आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं प्लस प्लस के जाए माइनस माइनस कर दूँ, आपका ख्याल है कि आउटपुट क्या आएगा? जी क्लास, एनी गेसेस आउटपुट क्या आएगा मेरा? और मैं जाहिर सी बात है यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ 20 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 1। बताइए मेरा आउटपुट क्या आएगा? बैकवर्ड, चलें चेक करते हैं क्या आता है। मैंने कंपाइल किया, मैंने रन किया और मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं आया। 20 से बैकवर्ड काउंटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? 20 से बैकवर्ड काउंटिंग होनी चाहिए थी, मगर इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ पे नम की इनिशियल वैल्यू रखी है क्या? 20। मैंने बताया था चेक होगा इसके अगेंस्ट कंडीशन, क्या 20 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है? ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 20 इज नॉट लेस देन 1। तो मैं डायरेक्टली कहाँ चला गया था? इस स्टेप पे चला गया था और जैसे मैंने की प्रेस की मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो मैंने यहाँ पे गलती की हुई है, और वो गलती क्या है कि मैंने कंडीशन सही नहीं बनाई हुई। कंडीशन को सही कैसे कर सकता हूँ कि मुझे इनिशियली जो देखना है, मुझे काउंटिंग करनी है 20 से 1 की तरफ, तो मुझे तब तक करते रहना है जब तक नंबर 1 हो या 1 से बड़ा हो, यानी टिल देन जब तक नंबर इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1। तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आपकी लूप डिक्रीमेंटल हो, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रही हो, तो साइंस का ध्यान रखें, लेस देन नहीं है इधर, ग्रेटर देन यूज होगा। तो रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, हमेशा इंक्रीमेंटल लूप में लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू यूज होता है, और डिक्रीमेंटल लूप में ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज होता है। अब अगर देखा जाए तो ये कंडीशन ट्रू होल्ड करेगी। अब अगर मैं चेक करता हूँ कि 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये प्रिंट होगा, उसके बाद नम में माइनस माइनस होगा, 20 से वैल्यू हो जाएगी 19। क्या 19 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1? यस, तो 19 भी सही हो जाएगा और इस तरीके से मेरी लूप चल जाएगी। वेरीफाई कर लेते हैं, बताने से ज़्यादा बेहतर है मैं रन करके निकालूँ। सेव, कंपाइल, एग्जीक्यूट। अब आ रहा है एक्सपेक्टेड बिहेवियर, 20 से बैकवर्ड आ गई, लेकिन बैकवर्ड जब मैंने लूप को किया तो मुझे ध्यान रखना है कि लेस देन के साइन को भी रिवर्स करना है, यानी ग्रेटर देन बनाना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल लूप में यही फ़र्क होता है कि मुझे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी चेंज करना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई है क्लास? क्या क्या चेंजेस की मैंने? यहाँ 1 था तो 20 कर दिया, यहाँ 20 था तो 1 कर दिया, और यहाँ लेस देन था तो ग्रेटर देन कर दिया। और ये तो ऑब्वियस है कि प्लस प्लस को मुझे माइनस माइनस करना ही पड़ेगा, तो मेरी लूप की डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। तो कीप इन माइंड कि लूप को जब भी आप रिवर्स करें तो ये 2-3 बातें ध्यान में रखें, ठीक है, कि आप जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू है उसे कंडीशन में लिख दें, जो कंडीशन वैल्यू है उसे इनिशियलाइजेशन में लिख दें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया। पहला काम तो आपने ये किया। दूसरा काम, आपने साइन को बदल दिया, प्लस प्लस थे तो माइनस माइनस कर दिया। और तीसरा काम जो आपने करना है, जो भूल जाते हैं अक्सर, वो ये है कि इस साइन को भी आपने बदलना है।
लेस देन है तो ग्रेटर कर देना है और ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देना है। ठीक है, तो मैं यही करता हूँ, आप दोबारा से देख लें। मैं वापस इसको इंक्रीमेंटल बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ आपस में इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। मुझे लेस देन को भी ग्रेटर देन के साइन को भी करना पड़ेगा लेस देन, क्योंकि मैंने डायरेक्शन ही बदल दी, स्टार्ट कहीं और से एंड कहीं और पर, और माइनस माइनस को करना पड़ेगा प्लस प्लस। दैट्स इट, मेरी लूप अब वापस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो गई। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक होगी। तो ये एक्सरसाइज का पर्पस ये हो गया कि मैंने आपको फॉर लूप समझाई और उसको रिवर्स डायरेक्शन में करना भी सिखा दिया कि आप रिवर्स में भी कर सकते हैं। काउंटिंग इन रिवर्स, काउंटिंग इन फॉरवर्ड, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। अब मुझे बता दीजिए कि इस एग्जांपल में या यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ रिपीट करनी हो, रिकैप करना हो तो बता दें, वरना फिर मैं अब वाइल लूप की तरफ चलता हूँ। जब तक आप देखिए मैं देख लेता हूँ कोई और एग्जांपल मैनुअल में जो शायद ज़रूरी हो कराना, तो काइंडली फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्लियर है आप लोगों को ये बात फॉर लूप की। अच्छा, ये फ्लो चार्ट है फॉर लूप का। कंडीशन ट्रू होगी तो कोई टास्क करके वापस मैं रिपीट करता रहूँगा। देखें ये एरो जो है बैकवर्ड जा रहा है। बैकवर्ड का मतलब है बार बार कंडीशन पे आ रहा हूँ और टास्क कर रहा हूँ, कंडीशन पे आ रहा हूँ, टास्क कर रहा हूँ। ये वही वाली लूप जो भी मैंने आपको कोडिंग में बताई, कंडीशन होगी प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन होगी प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो ये लूप चलती रहेगी जब तक कि कंडीशन ट्रू है। लेकिन कंडीशन फॉल्स होते ही मैं एंड पर आ जाऊँगा। ठीक है, इत्तेफाक से ऐसी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, 10 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। मैंने आपको इस एग्जांपल को अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया। अच्छा, दूसरी एग्जांपल फैक्टोरियल की लिखी हुई है, इसको चले मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा क्योंकि काफ़ी हद तक बात समझ में आ गई है। और इसलिए आप लोगों को छोड़ रहा हूँ कि इसका फ्लो चार्ट आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट में ऑलरेडी सबमिट कराया हुआ है, तो आप लोगों को आइडिया होगा फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है। क्लास में आएगी तो हम इसको विजिट कर लेंगे, लैब में फ़िलहाल मैं इसको आप लोगों पे छोड़ता हूँ। जी क्लास क्लियर है फॉर लूप वाइल लूप की तरफ चलें। तो वाइल लूप को भी अगर देखा जाए तो इसका फ्लो चार्ट एग्जैक्टली सेम है। तो एग्जैक्टली सेम होने का मतलब ये है कि मैं फॉर लूप से जो काम कर सकता हूँ मैं वाइल लूप से भी कर सकता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने का मतलब यही है कि फ्लो चार्ट एग्जैक्टली सेम बिल्कुल वैसे ही। तो सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, मुझे कुछ सिंटेक्स की हेर फेर करनी है, कुछ सिंटेक्स को चेंज करना है और मैं वही काम चाहूँ तो फॉर लूप से जो करा है वो मैं वाइल लूप से भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर कह रहा हूँ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई नीड एक्सप्लिसिट गो सिग्नल। क्या मैं आगे बढ़ूँ क्लास? क्लास कैन यू हेयर मी? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलें ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आप फ्लो चार्ट दोनों के अगर देखें तो फॉर लूप और वाइल लूप का एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब है कि दोनों लूप एक जैसी ही हैं, बिहेवियर इन लोगों लूपों का एक ही जैसा है, यानी ये दो लूप बिल्कुल एक ही जैसा बिहेव करते हैं, सिर्फ इसमें फ़र्क है माइनर सिंटेक्स का। तो हम वही देख लेते हैं कि सिंटेक्स का फ़र्क क्या है। तो अगर मैं यही काम फॉर लूप से जो मैंने किया है मैं वाइल लूप से करना चाहता हूँ, यानी 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग, तो मैं कैसे करता हूँ? तो अब आप थोड़ा अटेंटिव रहिएगा क्योंकि मैं इसको फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करने लगा हूँ। तो कैसे कन्वर्ट होगी, मैं वाइल लूप का सिंटेक्स लिख लेता हूँ, फॉर लूप भी अभी लिखे रहने देता हूँ, वाइल लूप कर देता हूँ। वाइल लूप में मैं वाइल का कीवर्ड यूज़ करता हूँ, वही ब्रैकेट्स लगाता हूँ, और वही वाली बात है कि मैं अभी फ़िलहाल कर्ली ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ऐसे। ठीक है, बाद में हटा के देख लेंगे। और मुझे लूप की बॉडी में क्या लिखना था, यही प्रिंट एफ वाली लाइन, तो ये मैंने ले जाकर यहाँ लिख दी। ठीक है, अब रह गई ये 3 चीज़ें कि मैं इनिशियलाइजेशन कहाँ करूँ, मैं कंडीशन को कहाँ लिखूँ, और मैं ये इंक्रीमेंट को कहाँ लिखूँ। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन तो डेफिनेटली लूप शुरू होने से पहले होती है। तो वाइल लूप में इस बॉडी के अंदर ये जो मैंने ब्रैकेट लिखा है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, कंडीशन आती है। तो मैंने ये कंडीशन का पार्ट यहाँ से पिक किया
और यहाँ लिख दिया। सिर्फ सिंटेक्स की हेर फेर है, मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ लिखने का फ़र्क है। वाइल लूप 3 चीज़ें नहीं लेती, बस एक ही चीज़ लेती है, वो क्या है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया या कंडीशन जिसे हम कह रहे हैं। तो वाइल लूप के इन राउंड ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ ये आता है। अगर वाइल लूप के बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ये आता है तो इनिशियलाइजेशन में कहाँ करूँ, इनिशियलाइजेशन मुझे बॉडी से बाहर करनी पड़ेगी। इनिशियलाइजेशन बॉडी से बाहर है तो ये जो नम इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है मुझे यहाँ से पहले लिखनी पड़ेगी, यानी यूँ नम इक्वल्स टू 1 वाली लाइन मुझे पहले लिखनी पड़ेगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कंडीशन आ जाएगी। और स्टेप्स क्या थे मेरे पास, अगर याद करें नीचे कंपेयर कर लेते हैं। 1 2 फिर था मेरे पास ये 3 और फिर इवेंचुअली 3 के बाद मेरे पास कौन सा स्टेप आता था, ये वाला स्टेप बनता था मेरा 4। ठीक है, यही सीक्वेंस थी मेरे पास लूप की। तो अगर वाइल लूप में देखा जाए तो ये आ गया मेरे पास 1। ठीक है, 1 के बाद आना चाहिए मेरा 2 वाला स्टेप इन सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये आ गया मेरे पास 2। 2 के बाद देखा जाए तो ये आ गया मेरे पास 3। अब बचा सिर्फ और सिर्फ स्टेप 4। तो बताइए लॉजिकली स्टेप 4 कहाँ आना चाहिए कि वो 3 के बाद एग्जीक्यूट हो। लॉजिकली स्टेप 4 कहाँ लिखूँ मैं फिर बता रहा हूँ, वाइल लूप के मैं ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिख सकता। तो लॉजिकली कहाँ प्लेस करूँ कि स्टेप 4 3 के बाद ही एग्जीक्यूट हो। जी क्लास, एनी आइडिया? चलें बता देता हूँ मैं। लॉजिकली जो बात बनती है स्टेप 4 की, मैंने जैसे कहा 3 के बाद है, तो 3 के बाद मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना है नम प्लस प्लस, ये आ गया मेरा स्टेप नंबर 4 स्टेप 3 के बाद। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मैंने स्टेप 3 के बाद सिर्फ लिख दिया नम 4। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि फिर कंपेयर कर सकें हम। ठीक है, और अगर और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये वाली लाइन भी जो है मैं नम इक्वल्स टू 1 यहाँ क्या बल्कि इधर ही लिख देता हूँ इक्वल्स टू 1 और इधर से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप कंपेयर कर लेते हैं। तो जो चीज़ वाइल लूप में हो रही है फॉर लूप में कहाँ हो रही है। तो ये स्टेप आप देखें तो ये फॉर लूप में यहाँ लिखा होता है। ठीक है, ये वाला स्टेप फॉर लूप की बॉडी में जो दूसरा वाला होता है वो इसमें यहाँ लिखा हुआ है। फिर ये वाला स्टेप अगर देखा जाए जो कि बाद में परफॉर्म होता है, वो इसलिए मैंने लूप की सबसे लास्ट लाइन ये वाले कर्ली ब्रैकेट से पहले सबसे लास्ट में इसको लिख दिया। तो इवेंचुअली लूप अपना काम करने के बाद आखिरी काम क्या करेगी, नम की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि वाइल लूप में इंक्रीमेंट लूप का लास्ट स्टेटमेंट बनता है। तो ये आ गया यहाँ पर, और बाकी प्रिंट एफ ये लिखा हुआ था इसमें और इसमें यहाँ पर आ गया। तो वाइल लूप के अंदर इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर 2 स्टेटमेंट बन गए, एक प्रिंट एफ वाली लाइन और एक इंक्रीमेंट वाली लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना लाजमी हो गया, क्योंकि दोनों की दोनों चीज़ें मुझे हर मर्तबा करनी है, यानी प्रिंट करना है, इंक्रीमेंट करना है, फिर प्रिंट करना है, फिर इंक्रीमेंट करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बार बार परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो दोनों को लूप की बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ से कर्ली ब्रेसेस हटा दूंगा तो सिर्फ प्रिंट एफ लूप के अंदर रह जाएगा और नम प्लस प्लस लूप के बाहर हो जाएगा, और उसकी वजह से मेरा बिहेवियर लूप का अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, और अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ से मैंने कंपैरिजन दे दिया, सिर्फ सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं है फंक्शनैलिटी में, आइडियोलॉजी बिहेवियर बिल्कुल सेम है। तो आप देख लें दोबारा से कि जो मैंने इनिशियलाइजेशन यहाँ की है वो इसमें यहाँ मौजूद है, जिसमें कंडीशन थी बस वो यहाँ आती, क्योंकि वाइल लूप की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कंडीशन अलाउ है और कुछ भी नहीं। और ये इंक्रीमेंट वाली चीज़ मैंने जैसे कि बताया लूप की लास्ट लाइन बनेगी, और बाकी सब है उससे पहले बॉडी, और ये रही बॉडी। ठीक है, ये आ गई आपकी बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरिजन। अब इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इसमें से फॉर लूप का पार्ट टोटली हटा देता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम का बिहेवियर स्टिल वही है या नहीं।
ये फॉर लूप का पार्ट ख़त्म हो गया। अब सिर्फ देखें तो ये वाइल लूप से इम्प्लीमेंट हुआ है और वाइल लूप को मैंने सेव किया, कंपाइल किया और रन किया, तो आप देख सकते हैं कि स्टिल वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट। तो हमारा आउटपुट स्टिल सेम है। तो मैं जो काम फॉर लूप से कर सकता हूँ मैं वो वाइल लूप से भी कर सकता हूँ। और वही बिल्कुल इसको मैंने अगर डिक्रीमेंटल बनाना है तो ये 1 की जगह मैंने लिख दिया 20 और 20 की जगह मैंने लिख दिया 1, लेस देन के साइन को मैंने कर दिया ग्रेटर देन का साइन और नम प्लस प्लस को मैंने कर दिया नम माइनस माइनस। तो ये चीज़ें चेंजेस कर दूँ, अगर कंपाइल करके देखता हूँ सही है, रन करता हूँ तो देखें बैकवर्ड भी आ गया। तो जैसे फॉर लूप को कन्वर्ट कर रहा हूँ बैकवर्ड में, बिल्कुल वैसी वाइल लूप होती है, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंटेक्स तो एक मरतबा मेमोराइज हो गया, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वापस रिवर्ट कर देता हूँ इसको, नंबर वापस प्लस प्लस, लेस देन वापस 20 अपनी जगह और 1 अपनी जगह, और फिर दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं इसका बिहेवियर अब इंक्रीमेंटल ही है। अच्छा, अब आते हैं कि अगर ये मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो क्या होगा। लेट्स सी। ये प्रोग्राम ब्रैकेट हटाने की वजह से मुझे पता है क्या करेगा, तो इसलिए मैं पहले से इसके लिए प्रिपेयर हो जाता हूँ। और प्रिपेयर क्या होना है, मैं यहाँ से खोल लेता हूँ अपने पास टास्क मैनेजर। ठीक है, अब होगा क्या, मैंने ये कंपाइल किया, देखें मैंने सिर्फ क्या किया है, नम इक्वल्स टू 1 किया है, नम लेस देन 20 किया है और सिर्फ प्रिंट एफ को लूप के अंदर देख रहा हूँ, नम को प्लस प्लस बाहर छोड़ा हुआ। अब आप देखें क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्व कर सकें तो नीचे का 1 ब्लिंक हो रहा है और ये कर्सर जो है मेरा मुसलसल नीचे जाता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंटली 1 प्रिंट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, जब तक कि मेरा प्रोग्राम हैंग ना हो जाए, मेरी पूरी रैम कंज्यूम ना हो जाए, ये करता रहेगा। तो इससे पहले कि रैम कंज्यूम हो जाए, मैंने इसे देखता हूँ यहीं से क्लोज हो रहा है तो यहीं से कर दिया, तो मुझे टास्क मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ी इसे फोर्सफुली क्लोज करने के लिए। लेकिन पड़ जाती अगर मैं इसको 5 मिनट चलाता तो मेरा कंप्यूटर पूरा हैंग हो जाता, क्योंकि ये एक इन्फिनिटी तक 111 प्रिंट कर रहा है और मेमोरी वेस्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने वाइल लूप में से ब्रैकेट्स हटा दिए तो सिर्फ ये पार्ट लूप का हुआ और ये लाइन कभी भी लूप में इंक्रीमेंट नहीं हुई। अगर लूप चल रही है, लूप की कंडीशन क्या है, लूप की कंडीशन लगी हुई है कि 1 लेस देन 20, तो अगर मैं नम की वैल्यू इंक्रीमेंट ही नहीं करूँगा तो ये ऑलवेज 1 रहेगा और ऑलवेज 1 ही प्रिंट होगा और ऑलवेज ये कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि 1 इज़ ऑलवेज लेस देन 20। ठीक है, तो मुझे इस तरह की सिचुएशन से बचना होता है कि मेरी लूप ऑलवेज ट्रू हो जाए। ऑलवेज ट्रू का मतलब होता है इन्फिनिटी तक वो वही काम करती रहेगी और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपकी लूप की कंडीशन को कभी ना कभी फॉल्स होना चाहिए, इवेंचुअली उससे फॉल्स होना चाहिए ताकि आपका कंट्रोल जो है एंड हो सके, रिपीटिशन एंड हो सके, वरना आप एक इन्फिनिट लूप में फंस जाएंगे जो कि हम नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने ब्रैकेट्स ना लगाए तो इंक्रीमेंट लूप से बाहर हो जाएगा और बाहर होने की वजह से मेरी लूप इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अब मैंने वापस लगा दिए तो इसका बिहेवियर एक्सपेक्टेड आ गया। ठीक, चलें ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी तो पूछ सकता है, वरना फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जी क्लास, एनी क्यूरीज? जी जी पूछिए। जी कर देता हूँ रन। जी सादिया बताइए, क्या दोबारा रन कर लिया है मैंने, क्या इसमें बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ कन्वर्जन किए सेम से प्रोग्राम में, कोई डिफ़िकल्ट एग्जांपल नहीं लिए। और
तो आपकी लैब में डिफ़िकल्ट एग्जांपल मौजूद हैं, चलिए मैं कोशिश करूँगा। चेंजेस फॉर लूप और इसमें अच्छा, चेंजेस देखो मैंने ये की है ना, मैं फॉर लूप वापस लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये आ गए फॉर लूप, ठीक है। अब आप चेंजेस को खुद देख लें क्या क्या हुई हैं। मैंने चेंज क्या किया है, ये पोर्शन चेंज हुआ है और ये जो चेंज होके जो है यहाँ चला गया। थोड़ा सा ये यहाँ आ गया, ठीक। ये जो चेंज हुआ है ये चेंज होकर यहाँ चला गया। ये जो चेंज हुआ है ये रहा, और एक जो मेरी बॉडी है वो चेंज होकर सिंपली यहाँ चली। बॉडी तो अपनी जगह ही है, लेकिन आपने देखना है कि वो जो फॉर लूप में तीनों चीज़ें एम्बेडेड थी, फॉर लूप के सिंटेक्स के अंदर एक साथ एक लाइन में तीनों चीज़ें लिख दी गई थी, वो वाइल लूप में थोड़ी सी डिस्पर्स है, ठीक है। तो अलग अलग इनके सिनेरियोज की रिक्वायरमेंट होती है कि कब प्रेफर्ड है फॉर लूप यूज़ करना, कब प्रेफर्ड है वाइल लूप करना। तो ये मैं थ्योरी में बताऊंगा कि कब हमें फॉर लूप यूज़ करनी है, कब वाइल लूप। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सिंटैक्टिकल कंपैरिजन दे दिया है, ये दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही लाइन में चाहते हैं तो गो फॉर लूप, और अगर आप वाइल लूप में चाहते हैं तो वाइल लूप। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं वो वाइल लूप से ही सॉल्व होते हैं, और लेकिन उस पर बात मैं करूँगा थ्योरी में। अच्छा सर, एक सवाल आया मेरे पास कि n प्लस प्लस को प्रिंट एफ में नहीं लिखा जा, प्रिंट एफ में n प्लस प्लस लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल किया, बल्कि एक जवाब ही है, तो ये भी कर लेते हैं। तो क्लास देखिए, आपकी क्लास में से एक मेरे पास सजेशन आया कि मैं n प्लस प्लस यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट, और ये लाइन तो मैं हटा ही देता हूँ, या इसको भी कमेंट ही कर देता हूँ आप लोगों को। तो एक चीज़ मैंने चेंजेस क्या किए इस कोड में कि मैंने नंबर प्लस प्लस बाद में करने के बजाय बल्कि यहीं पे कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो नॉलेज आप लोगों की काम आएगी जो मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर कराते हुए पढ़ाई थी। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या होगा, ध्यान रहिए। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या कहता है कि इंक्रीमेंट नंबर, तो मैंने प्रिंट एफ के अंदर ही नंबर को इंक्रीमेंट भी करा दिया। कंपाइल किया मैंने, सही है, रन किया, और आपने देखा कि मेरा आउटपुट एज एक्सपेक्टेड ही आ गया। तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी ना बताने की वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लिसिटली आपको पता हो कि लूप में इंक्रीमेंट की कमांड हमेशा प्रिंट एफ स्टेटमेंट नहीं होते। आपकी लूप के अंदर अभी प्रिंट एफ है, बाद में हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, तो आप प्रिंट एफ के अंदर प्लस प्लस इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो इट्स नॉट रिकमेंडेड राइट नाउ कि अभी आप शुरू के एग्जाम्पल में इस तरीके से करें। तो शुरू के एग्जाम्पल में चाहूँगा कि मैं आप यहाँ पे इंक्रीमेंट ना करें और इसको यहीं पे इंक्रीमेंट करें तो बेहतर है, इन लास्ट लाइन ऑफ वाइल लूप, ठीक है। किया जा सकता है, आपने करके देखा, काम करता है, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट दिस स्टेज। अभी आप बिल्कुल बेबी स्टेप्स रख रहे हैं लूप में, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके से करें। इट्स बेटर कि आप लूप के लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखें, n प्लस प्लस, ठीक है। सादेन होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा, कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड नहीं करूँगा फ़िलहाल। वो लोग जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग का प्रीवियस एक्सपीरियंस रखते हैं वो तो चलें कर लें, क्योंकि मुझे इस सवाल से ये अंदाज़ा हुआ है कि यू हैव प्रियर एक्सपीरियंस टू प्रोग्रामिंग। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश ही हैं उनके लिए ये करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप प्रिंट एफ के अंदर n प्लस प्लस करें फॉर फ्रेश, ठीक है। अच्छा, अब एक और मेरे पास कॉम्प्लेक्स ही एग्जांपल है, लेकिन उससे मैं चाहूँगा कि अभी कराऊँ या थ्योरी में। चलें ये मैं डिसाइड करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट सेशन का टाइम अप हो रहा है, तो ब्रेक लेते हैं, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स के अंदर मैं रिज्वाइन करता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स एग्जांपल अभी कराई जाए या इन क्लास। तो लेते हैं एक ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक से पहले हम वाइल लूप पर बात कर रहे थे, और वाइल लूप को हमने कंपेयर किया फॉर लूप से, और देखा कि दोनों में बस
प्रैक्टिकल डिफरेंसेस हैं, बाकी ये दोनों जो हैं लूप्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर लूप अगर दोनों सेम ही काम करती हैं तो दोनों दो बनाने का फ़ायदा क्या? तो ऐसा नहीं है। कुछ सिचुएशन या सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे फॉर लूप बेस्ट परफॉर्म करती है या बेस्ट रहती है, और कुछ सिचुएशन या सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पे वाइल लूप बेहतर रहती है। तो उन सिनेरियोज वगैरह की बात तो थेरेटिकल है, तो हम उसको थेरी में ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिंटेक्स समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये वाइल लूप कन्वर्ट करके मैंने बता दिया कि फॉर लूप, तो आपको बेसिकली सिंटेक्टिकल डिटेल समझ में आ गई। एक थोड़ी सी मेरे पास कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है वाइल लूप से रिलेटेड, हम उसे कर लेते हैं और फिर देखते हैं डू वाइल लूप, जो कि बहुत आसान ही है रिलेटिवली। तो उस पर हम एंड पे चलेंगे, उसमें हार्डली हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो वाइल लूप पे टाइम दे देते हैं ताकि थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग हो जाए। ठीक है, अभी तक तो हमने सिंटेक्स से बात कर रहे थे, अब ये जो एग्जांपल मैं कर रहा हूँ इसमें थोड़ा आप लोगों के जो है जहनों पे जोर डालना है, देखना है कि लॉजिक कैसे बिल्ड होती है, किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम प्रोग्रामिंग से कैसे सॉल्व करें। तो मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, बस डमी प्रोग्राम रख लिया और इसको सेव कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, और इसकी एक्सटेंशन भी हमारे पास सी फाइल। ठीक है, सम ऑफ डिजिट से क्या मुराद है? सम ऑफ डिजिट से मुराद ये है सिंपली कि अगर मुझे यूज़र एक नंबर देता है से 1 2 3 4, तो सम ऑफ डिजिट से मतलब है मैं उसे इन चारों नंबर का सम रिटर्न कर दूँ, 1 + 2 + 3 + 4, यानी मैं उसे क्या रिटर्न कर दूंगा, इन चार नंबर का सम होगा मेरे पास 10। तो मैं ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना चाहता हूँ यूजिंग प्रोग्रामिंग, यानी यूज़र जो मुझे इनपुट करेगा वो तो करेगा ये पार्ट सिर्फ एज एन इंटीजर, उसने मुझे 1 2 3 4 एज एन इंटीजर इनपुट दिया, और मेरा काम क्या है कि उसको रिटर्न करना 10। सिमिलरली अगर उसने मुझे इनपुट में दे दिया 1 2 3 4 5, तो फिर मेरा काम क्या है कि उसे रिटर्न करूं क्या, +5, यानी कि =15 रिटर्न करूं। ये सब काम मुझे करना है डायनेमिकली, यानी यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा मुझे उसमें ईच एंड एवरी डिजिट को आपस में सम करना है और उस सम को डिस्प्ले कराना है यूज़र। तो आप देख रहे हैं इसमें बिहेवियर है रिपीटिशन का। ये काम मुझे मैनुअली करना हो तब भी मैं कर सकता हूँ, ये काम मुझे लूप के थ्रू करना हो तो आपको पता है कि मैं मोर इफेक्टिवली कर सकता हूँ। कैसे? चलें थोड़ा सा इसको मैनुअली करने की कोशिश करते हैं इसी पैटर्न पे। कैसे? यूज़र ने मुझे एंटर किया है 1 2 3 4 और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व होगी देख लेते हैं। सिंपल रखते हैं, मैं 1 2 3 4 ही रख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे 5 को हटा देते हैं और इसका रिजल्ट ले लेते हैं 10। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही वाली बात कि एक वेरिएबल चाहिए नम। मैंने नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसमें यूज़र से इनपुट ले लिया, या चलो अभी मैं यूज़र से भी नहीं ले रहा, वो सब बात की बात है, मैंने इसको फिक्स कर दिया 1 2 3 4। अब सवाल ये है कि 1 2 3 4 नहीं है, एक्चुअली ये क्या है 1234। तो मुझे 1234 में से यूनिट अलग, 10 अलग, 100 अलग और 1000 का पार्ट अलग करना है, ऐसे ही। तो मुझे इसमें से 4 3 2 1 सबको अलग अलग करना है। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो इसको करने का हमारे पास बड़ा आसान सा तरीका है और उसे हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं एक जगह यूज़, कि अगर फ़र्ज़ करें मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ int नंबर हो गया, और दो वेरिएबल और ले लेता हूँ मैं int रिमाइंडर। ठीक है, एक रिमाइंडर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे भी रिमाइंडर की ज़रूरत है, और ज़रूरत होगी तो और वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। और मैं लिखता हूँ रिमाइंडर इक्वल्स टू नम मॉड 10। बताइए अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मेरे पास क्या रिमाइंडर बचेगा?
जी क्लास, अगर मैं नम मॉड 10 करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर मैं इस नंबर को 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आने वाला है मेरे पास? आप करके देख सकते हैं कैलकुलेटर पे। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं नम को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? चलें थोड़ा सा और आपके लिए आसान कर देता हूँ। ये है एक्चुअली मेरे पास 1230 प्लस 4, ऐसे ही है ना? 1230 प्लस 4 है एक्चुअली। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1230 तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 10 से, लेकिन 4 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करूँगा तो इसका रिमाइंडर हमेशा, मुझे जब भी 10 से डिवाइड करता हूँ किसी डेसिमल नंबर को, तो लास्ट डिजिट जो है वो मेरे पास रिमाइंडर बचता है। ये तो आपने जो मुझे रिजल्ट बताया है ये वो रिजल्ट है कि मैं इसको डिवाइड कर दूं और नंबर मेरा फ्लोटिंग हो। मैं डिवाइड नहीं कर रहा, मैं रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट आएगा मेरे पास, यानी मैं कहता हूँ 1 2 3 4 मॉड 10 अगर मैं करता हूँ तो इसका रिजल्ट आएगा मेरे पास 4, यानी सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है वो इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि वही मेरा रिमाइंडर रह जाएगा। बाकी सारे के सारी चीज़ तो कम्प्लीटली 10 से डिविजिबल हो जाएंगी। आप करके देख सकते हैं, आप करके देखें 1000, या मैं करके भी बता देता हूँ कि मेरे पास नंबर है 1000 1 2 3 4 नहीं लगाता, मैं ज़ीरो लगा लेता हूँ, और उसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 से तो मेरे पास रिजल्ट इसका क्या आएगा? कम्प्लीटली यानी होल नंबर आएगा 123, सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 कर दूंगा तो उसका आंसर मेरे पास डेसिमल में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर वैल्यू मौजूद है। डिवाइड करता हूँ इसे 10 से तो इसमें 0.4 बिल्कुल आएगा। तो मैं पॉइंट्स में तो नहीं जाना चाह रहा, मुझे तो होल नंबर में डील करना है, और प्रोग्रामिंग में आपको पता है कि डिवीजन का ऑपरेटर ऐसे काम नहीं करता। तो मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, मैंने ये कर लिया। तो एक्चुअली मैंने 1234 में से 4 वाला वैल्यू जो डिजिट है वो निकाल लिया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा? उसके बाद मेरे पास है ये, चलो मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई। इसे मैं REM नाम दे देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा कम लिखना पड़े। और रिमाइंडर के अलावा मेरे पास क्या चीज़ होती है? क्वोशिएंट। ठीक है, रिमाइंडर के अलावा मेरे पास चीज़ होती है क्वोशिएंट। अगर मुझे क्वोशिएंट फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूँगा? क्वोशिएंट को फाइंड आउट करने का तरीका सिंपल यही है कि नंबर को मॉडुलस के बजाय डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। अगर मैं नंबर को डिवाइड बाय 10 करूंगा तो इसका मतलब है मेरे पास ये रिजल्ट क्या आएगा कि 1 2 3 4 डिवाइड बाय 10, और प्रोग्रामिंग में इसका रिजल्ट आएगा सिंपली 1 2 3। प्रोग्रामिंग में आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट एक इंटीजर आएगा। तो अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैं अपना जो मेरा इनिशियल नंबर है 1 2 3 4 उसको दो पीसेस में ब्रेक कर पा रहा हूँ। आखिरी वाले डिजिट को अलग कर दिया और 1 2 3 को मैंने अलग कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? जी क्लास, ये दोनों ऑपरेशन समझ में आई, हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने ये वहाँ पे भी किया था जहाँ पे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अगर मैं मॉड 10 करता हूँ तो 4 आता है, और डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो उसके पहले का रिमेनिंग सारा पार्ट क्वोशिएंट आ जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एक एक करके सारे डिजिट अलग कराने। अलग हो जाएंगे तो मैं इनको सम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, यानी अब अगर मेरे पास 4 है, फिर मेरे पास 3 आ जाए, फिर मेरे पास 2 आ जाए, मेरे पास 1 आ जाए, तो मैं सबको सम कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट बन जाएगा 10 जो मुझे चाहिए। तो अब ये कैसे करूँ? तो मुझे इनको सम करना है, तो सम करने के लिए मुझे चाहिए एक और वेरिएबल, और मैं उसको नाम दे देता हूँ सम। ठीक है, और सम नाम दिया तो इनिशियली मैंने क्या करा, सम इक्वल्स टू रिमाइंडर इसमें कॉपी कर दिया। तो इससे क्या होगा, इस वक्त सम की वैल्यू क्या हो गई है? सम में आ चुका है 4।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यही पैटर्न दोबारा से रिपीट करना है, क्योंकि अब मुझे मेरे पास जो है क्वोशंट ये है, ठीक है, या इसको मैं क्वोशंट नहीं कहना चाह रहा, तो मैं इसको अगर नम ही लिख दूं तो मुझे यहाँ पे क्वोशंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी नंबर की वैल्यू अपडेट हो गई, पहले वो 1 2 3 4 थी, अब वो अपडेट होकर क्या हो गई है 1 2 3 हो गई। ठीक है, मैंने नंबर की ही वैल्यू को 10 से डिवाइड करा और वापस रिजल्ट को किस में स्टोर कर दिया, नंबर में ही कर दिया। तो मैंने क्वोशंट का वर्ड यूज जो करा था उसे हटा दिया। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो अब अगला स्टेप क्या है, ये 3 स्टेप हो गए। अगला स्टेप मेरा ये है, फिर से मैंने वही करना है, रैम इक्वल्स टू नम मॉड 10। लेकिन अब ये मैं स्टेप करूंगा तो मेरे पास सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त नंबर में क्या मौजूद है, ध्यान रहे नंबर की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, वो क्या है 1 2 3। इधर मैं लिख लेता हूँ, इधर जो है जब मैं इस स्टेप पे आया था तो मेरी नम की वैल्यू थी 1 2 3 4, लेकिन जब मैं इस स्टेप पे आया हूँ तो मेरे पास नम की वैल्यू जो है वो हो चुकी है 1 2 3। ठीक है, कीप इन माइंड नम की वैल्यू 1 2 3। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा 1 2 3 मॉड 10 परफॉर्म होगा। और फिर वही बात है, जब भी मैं 10 से डिवाइड करूँ, जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट वाली चीज़ अलग हो जाती है, तो इधर से रिजल्ट निकलेगा 3। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ये लाइन रिपीट करूँगा, नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10, यानी अपडेट कर रहा हूँ, जो भी नम की वैल्यू है वो उसको 10 से डिवाइड करो वापस नम में स्टोर। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, 1 2 3 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से तो इसका रिजल्ट बनेगा सिर्फ और सिर्फ 12। ऐसे ही है, इसका रिजल्ट बनेगा सिर्फ और सिर्फ 12। अब अगर मैं ये वाली लाइन रिपीट करूँ, सम इक्वल्स टू रैम, तो इसका मतलब तो ये होगा कि सम में क्या चला जाएगा मेरे पास, अगर ये लाइन लिखी तो सम तो मेरा बन जाएगा 3। तो मैं सम 3 तो नहीं होना चाहिए इस वक्त, मेरा सम क्या होना चाहिए, सम है ना, इसमें तो ये होना चाहिए कि प्रीवियसली जो वैल्यू है वो और ये जो नया सम आया ये दोनों आपस में ऐड हो जाए। लेकिन अगर मैंने ये लाइन लिखी तो ये तो ऐड नहीं हो रहे बल्कि ओवरराइट हो जाएंगे। तो फिर मुझे इधर लिखना पड़ेगा सम इक्वल्स टू सम की प्रीवियस वैल्यू प्लस रिमाइंडर। हाँ, ये करूँगा तो क्या होगा, सम की प्रीवियस वैल्यू मेरे पास क्या है, सम की प्रीवियस वैल्यू है मेरे पास 4, और उसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, रिमाइंडर जिसकी वैल्यू है मेरे पास 3। तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा मेरे पास 7। ये मैं करना चाह रहा हूँ, मैंने पुरानी वैल्यूज़ के अंदर नई वैल्यू जो होती जा रही है उसे ऐड करना है। पहले में मेरे पास 4 आया था, वो मेरे सम में चला गया था, फिर दूसरे वाले में मेरे पास क्या हुआ, रिमाइंडर में 3 आया और प्रीवियस वैल्यू उसमें जो थी उसमें ऐड होकर 7। ठीक है, सो फार सो गुड। अब अगर मज़ीद मुझे करना है, क्योंकि अभी तक मेरे पास नंबर सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और ये मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन कीप इन माइंड, अब नम की वैल्यू मेरी क्या चेंज होकर हो चुकी है, 1 और 2 हो चुकी है। कीप इन माइंड मेरी नम की वैल्यू इस वक्त 12 हो चुकी है। तो अब अगर मैं ये लाइन लिखूंगा तो यहाँ पर 12 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा और 12 को करूंगा तो मेरे पास इसका लास्ट वाला राइट मोस्ट डिजिट क्या है, 2, वो निकल कर आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे मैं 12 को 10 से अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जितनी भी लेफ्ट पे रिमेनिंग डिजिट हैं वो आ जाएंगे। 2 ही डिजिट थे तो 1 था, 1 इसमें आ गया। और ये सम वाली लाइन लिखूंगा तो सम में मेरे पास प्रीवियसली क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा सम में मेरे पास प्रीवियसली क्या है 7 है, और रिमाइंडर में मेरे पास इस केस में क्या है, ये लिखा हुआ है, रिमाइंडर में मेरे पास है 2, और इन दोनों को सम कर दूंगा तो 9 आ जाएगा मेरे पास। सही है, ये बात समझ में आ रही है। और फिर एक और मरतबा मुझे स्टेप करना पड़ेगा यही रिपीट, लेकिन अब ध्यान रहे कि मेरे पास नंबर की वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी है, अपडेट होने की वजह से क्या आ गई है, देखें 1 आ गई है। तो अब अगर मैं 1 को डिवाइड करने की कोशिश करूँगा 10 से तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। रिमाइंडर का मैंने ऑपरेटर में बताया था ना कि ये नंबर अगर छोटा हो तो यही मेरा रिजल्ट है। और अगर मैं 1 को डिवाइड बाई 10 करने की कोशिश करूँगा तो इसका रिजल्ट आएगा मेरे पास 0। इसका रिजल्ट आएगा मेरे पास 0। और सम की बात की जाए तो सम में मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास सम की प्रीवियस वैल्यू क्या है 9, तो मैंने 9 में
ऐड कर दिया, अभी अभी का रिमाइंडर जो कि है 1 और ये मेरे पास वैल्यू बन गई 10। तो अगर आप देखें तो ये मैंने 4 स्टेप किए हैं जिनमें रिपीटिशन है। मैंने सामने उनकी मैथमेटिक्स भी लिख दी है कमेंट्स में कि ये हो रहा है। मैं इस तरीके से चाहूँ रिपीटेडली अगर मॉड करता रहूँ, डिवाइड करता रहूँ, मॉड करता रहूँ, डिवाइड करता रहूँ, तो मैं एक एक करके एक नंबर में से उसके हर डिजिट को निकाल सकता हूँ। ठीक है, और हर डिजिट को निकाल के मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मैं हर स्टेप में लास्ट में क्या करता जा रहा हूँ, सम करता जा रहा हूँ। ठीक है क्लास, यहाँ पे थोड़ा सा फीडबैक रिक्वायर्ड होगा। ये मैथमेटिक्स समझ में आई क्या की है मैंने, इस मैथमेटिक्स से मुझे क्या हासिल हो रहा है? जी क्लास, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मैंने जो 4 मरतबा स्टेप लिखे इसमें है रिपीटिशन है कि नहीं है। मैं देखा जाए तो ये रिमाइंडर वाली लाइन यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, ये रिमाइंडर वाली लाइन एग्जैक्टली यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। अंदर वैल्यूज चेंज हो रही हैं वो और बात है, लेकिन कोडिंग में जो मैं लिख रहा हूँ वो सब में सेम है। ये रिमाइंडर वाली लाइन सब में सेम है। नम वाली लाइन को देखा जाए तो ये नम वाली लाइन यहाँ पे भी लिखी है, ये नम वाली लाइन मैंने यहाँ पर भी लिखी है, ये नम वाली लाइन मैंने यहाँ पर भी लिखी है, ये नम वाली लाइन मैंने यहाँ पर भी लिखी है, सब सेम है। सम वाली लाइन को देखा जाए तो यहाँ पे मैंने लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे भी लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे भी लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। हाँ बस पहली मर्तबा नहीं लिखा सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, लेकिन इसको भी चाहूँ तो मैं सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूँ। कैसे? अगर बिल्कुल सेम बनाना है तो पहले मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे लिख दूँ सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सम में मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली रिमाइंडर की वैल्यू तो 4 है, ठीक है, सो फार सो गुड, लेकिन सम की वैल्यू मेरे पास अननोन है, मुझे नहीं पता सम में क्या है। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा मुझे नहीं पता क्या बनेगा इसका रिजल्ट, लेकिन ये बात मुझे पता है इसका रिजल्ट जो है मैं चाहता हूँ कि वो ये वाला बने, क्योंकि पहली आइट्रेशन है ना, तो मैं चाहूँगा इसमें जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है यही सम आ जाए। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं खुद ही से कोई ऐसा नंबर प्लेस कर सकता हूँ कि रिजल्ट इसका 4 ही आए? जी क्लास, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं कोई नंबर प्लेस कर दूं कि मेरा सम का रिजल्ट 4 ही आए, तो वो क्या नंबर हो सकता है? 0, ऑब्वियसली यहाँ पे 0 होगा। तो अगर पहली आइट्रेशन में मैं 0 में 4 ऐड करूँगा तो मेरा रिजल्ट 4 ही आएगा। यानी इसका मतलब है कि इस जगह पर सम की वैल्यू मेरे पास 0 होनी चाहिए, यानी इस जगह इस वक्त सम की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए 0। तो इस वक्त अगर मेरी सम की वैल्यू 0 होनी चाहिए तो क्यों ना मैं यहाँ पे जाके लिख दूँ सम इक्वल्स टू 0, हो गई 0। तो जब सम की वैल्यू 0 मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनिशियलाइजेशन के वक्त, डिक्लेरेशन के वक्त, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम को क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। और रही बात अटेंडेंस की, तो बिल्कुल ले लूँगा, अटेंडेंस के लिए तो आप लोग आए हैं, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम कंप्लीट करने दें फिर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई क्लास कि मैंने सम को 0 क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक नोन वैल्यू चाहिए थी और मुझे रिजल्ट 4 ही चाहिए था। तो अब मेरा प्रोग्राम देखा जाए तो पूरा का पूरा एक जैसा, यानी यही 3 लाइनें जो हैं बार बार रिपीट हो रही हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं लूप के थ्रू करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? अच्छा ध्यान रहे मैंने स्टॉप कहाँ जाके कर दिया, मैंने स्टॉप वहाँ जाके कर दिया जहाँ पे मेरी नंबर की वैल्यू क्या हो गई थी, 0। क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं आगे जितना मर्जी कर लूँ मेरा रिमाइंडर भी 0 आने वाला है, मेरा सम भी 0 आने वाला है, मैं जित कुछ कर ही नहीं सकता आगे। तो मेरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, जब नंबर की वैल्यू हो गई है 0। तो अगर मैं इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, देख लेते हैं कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा वाइल लूप का सिंटेक्स, ठीक है, ये लगा दी वही ब्रैकेट्स, ठीक है, और सिंपली ये वाली लाइन जो थी मैंने तीनों कॉपी करी यहाँ से और लिख दी लूप के अंदर। ये तीनों लाइन मैंने लिख दी लूप के अंदर, और यहाँ से ये अब कमेंट्स हटा देता हूँ क्योंकि मिसलीड करेंगे, क्योंकि अब हर मर्तबा ये वैल्यूज़ नहीं होंगी बल्कि ये सब, ठीक है। अब क्या करूँ, लूप की इनिशियलाइजेशन ये हो गई, इनिशियलाइजेशन ये हो रही है, मॉडिफिकेशन ये देखो ये हो रहा है ऑटोमेटिकली,
नंबर की वैल्यू हर मर्तबा चेंज हो रही है, लेकिन अब सिंपली प्लस प्लस या माइनस माइनस नहीं हो रहा, बल्कि इस केस में मैं डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ। इस केस में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर इस स्टेप को मैं बाद में लिख लूँ या पहले लिख लूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? चूंकि हम मॉडिफिकेशन सबसे आखिर में करते हैं तो इसलिए मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ, वरना कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों स्टेप जो हैं इंडिपेंडेंट है। पहले किसी को भी कर लूँ कोई फ़र्क नहीं आने वाला। मैं सम को पहले कर लूँ या रिमाइंडर को पहले कर लूँ, कोई नंबर को पहले कर लूँ या सम को, कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, सिर्फ ये बात रखने के लिए कि ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो नंबर है इनिशियलाइज हुआ है। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि इधर लाइज हुआ है इनिशियलाइजेशन, जो कि है मेरा स्टेप 1। स्टेप 1 यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप 1 जो कि था इनिशियलाइजेशन, वो यहाँ पर हो रहा है परफॉर्म, और स्टेप 2 ये है कंडीशन में आएगा, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। ये मेरा स्टेप 2 होता था, कंडीशन। नंबर से मिला के मुझे कोई कंडीशन बनानी है, और फाइनली मेरे पास ये है स्टेप 3 कह देता हूँ। ठीक है, मैं इस बॉडी की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली कह देता हूँ। चलो बॉडी को मैं स्टेप 3 कह देता हूँ आप लोगों की सिंप्लिसिटी के लिए, और ये आ गया मेरा स्टेप 4 ये ले लिया, और जो है क्या मेरा मॉडिफिकेशन। और ये बॉडी जो थी, यानी कलेक्टिवली बॉडी मेरी क्या कहला रही थी, स्टेप 3। ठीक है, और इसको हम कह रहे थे एक्चुअली बॉडी। तो ये दोनों स्टेप्स बॉडी का पार्ट हैं, जो कि डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखा जाए तो ये मेरी मॉडिफिकेशन है नंबर की, ये मेरे नंबर की इनिशियलाइजेशन है। अब बची कंडीशन, और कंडीशन क्या थी मेरी, कि लूप कब तक चलती रहे, जब तक कि आपने देखा मेरी लूप ने रिपीट करा, जब तक कि मेरी नंबर की वैल्यू, मैंने क्या बताया था, 0 ना हो जाए। तो अगर नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मुझे लूप को स्टॉप करना है। तो इस कंडीशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जब तक नंबर की वैल्यू, मुझे क्या करना है, नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो नंबर की वैल्यू जब तक 0 के इक्विवेलेंट नहीं है तो मेरी लूप चलती रहे। यानी नंबर में इस वक्त क्या है, 1 2 3 4, 0 के बराबर नहीं है तो मैं ये स्टेप परफॉर्म करूंगा। फिर अगली आइटरेशन में नंबर में क्या हो जाएगा, 1 2 3, फिर 0 के बराबर नहीं होगा, फिर से मैं ये काम करूंगा और फिर आगे बढ़े। फिर नंबर में क्या आ जाएगा, 1 2, फिर भी 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर से करूँगा। फिर नंबर में क्या आ जाएगा, 1, फिर भी 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर से रिपीट करूँगा। फिर इवेंचुअली नंबर में आ जाएगा 0। फिर जब मैं चेक करूंगा 0 नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 0 इज इक्वल्स टू 0। फिर कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं जंप करके यहाँ आ जाऊँगा। अच्छा, अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। तो अब मेरा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये है जो मैंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, फुल मेन प्रोग्राम ये है हमारे पास। ठीक है, सेव किया, इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन भी हो गई। तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड 1 + 2 + 3 + 4 का रिजल्ट आना चाहिए 10। तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट 10, लेकिन कैसे पता लगेगा 10 आ रहा है, मैंने प्रिंट तो किया ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे एक प्रिंट एफ चाहिए, प्रिंट एफ, और उसमें मैं लिख देता हूँ सम इक्वल्स टू %d, और सम क्या आ जाएगा मेरे पास, किस में मेरा रिजल्ट स्टोर हुआ हुआ, सम में स्टोर। दैट्स इट। तो ये करता हूँ। तो अब देखते हैं रिजल्ट मेरा क्या सही आया या नहीं। कंपाइल कर लेते हैं और चेक करते हैं कि सम में 10 आ रहा है या नहीं। दैट्स इट, सम में मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो इसका मतलब है ये मेरा प्रोग्राम काम करता है। चेंज करके देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 कर देता हूँ। दोबारा से कंपाइल किया, दोबारा से रन किया, 15 आना चाहिए, आ रहा है, सही है। अगर मैं 6 लगा दूँ इसके आगे, कोई भी डिजिट लगा सकता हूँ, मैं फिलहाल सिंपल रख रहा हूँ। ये डिजिट 9999 भी हो सकते हैं, ये डिजिट कुछ भी हो सकता है। 6 कर दूंगा तो इसका रिजल्ट, अच्छा सेव नहीं किया था मैंने, सेव, कंपाइल और एग्जीक्यूट, तो 21 हो गया। मैं नंबर को चेंज करके कुछ भी दे सकता हूँ, मैं इधर नंबर दे सकता हूँ 9999, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9 4 ज़ा क्या आएगा क्लास, इसका रिजल्ट 36। चेक कर लेते हैं, इसका रिजल्ट आ रहा है 36।
मैं आप लोगों की आईडी यूज़ कर सकता हूँ, किसी की आईडी से है 10104 या 10401, कुछ भी आईडी यूज़ कर सकता हूँ। कंपाइल करता हूँ तो आपकी आईडी का सम भी आ जाएगा मेरे पास। तो डजेंट मैटर मैं इसमें कोई सा भी नंबर दूँ, कितना ही डिजिट का हो, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, ये प्रोग्राम काम कर रहा है। लेकिन ये प्रोग्राम इतना इंटरैक्टिव नहीं है। इसको मोर इंटरैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? इसको मोर इंटरैक्टिव बनाने का तरीका ये है कि मैं नंबर को भी यूज़र से इनपुट ले लूँ। सिंपल यूज़र को कहूँ कोई प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, ठीक है, यूज़र ने नंबर एंटर किया और वो नंबर मुझे स्कैन करवाना है, तो स्कैन एफ और मैंने यहाँ कर लिया क्या चीज़, %d, और वो चीज़ किस में स्टोर हो गई जाके मेरे पास, एड्रेस ऑफ नम। ठीक है, अब ये ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम है कि मैं यूज़र से कोई सा भी नंबर पूछूंगा, वो बताएगा और उसका सम उसे रिटर्न कर दूंगा। और यहाँ पे भी मैसेज अच्छा कर देता हूँ, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू, नंबर यूज़र ने कोई सा भी एंटर करना, वही ट्राई कर लेते हैं। 5 कर देता हूँ तो इसका रिजल्ट 20 आना चाहिए, 20 आ रहा है। दोबारा से रन कर लेता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, मैं नंबर 6678 कर देता हूँ, 12 और कितने हो गए, 18, 19 और 26, कुछ गड़बड़ की मैंने, 27 आएगा, ऑड नंबर है, ठीक है। अच्छा 12 और 8 20 होते हैं, ठीक, 27 रिजल्ट आ गया। तो आप कोई सा भी इसे नंबर दें, या आपको उसका डिजिट्स का सम बता दें। तो ये थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली एक्सरसाइज थी, जिसको मैंने काफ़ी एक्सपेंड कर करके आपको बताया। ठीक है, अगर मेरे पास लूप ना होती तो आप समझ सकते हैं इसको, मैं प्रोग्राम को सॉल्व बड़ी मुश्किल से करता। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने शुरू में एग्जांपल सॉल्व की थी वो सिर्फ 4 डिजिट के नंबर के लिए करी थी, लेकिन अगर यूज़र 5 डिजिट का नंबर डाल देगा तो वो प्रॉब्लम फेल हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने हार्ड कोड किया हुआ था कि 4 मरतबा ही डिवाइड करना है। फिर उसके बाद अगर यूज़र 3 डिजिट का नंबर डाल देगा तब भी वो प्रोग्राम गलत रिजल्ट देगा, 2 डिजिट का डाल देगा तब भी गलत देगा, 8 डिजिट का डाल देगा तब भी गलत देगा। क्यों? क्योंकि उसमें हार्ड कोडेड था कि वो 4 मरतबा रिपीट कर रहा था। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, या यूँ कहा जाए कि बाज़ औक़ात आपको पता ही नहीं होता प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि कितनी मरतबा रिपीटिशन होगी। यहाँ पे अननोन है, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, अननोन है कि कितनी मरतबा रिपीट होगी, लेकिन जब ऐसे ही मैं नंबर एंटर कर दूंगा, 4 डिजिट का किया तो मुझे पता है 4 दफ़ा रिपीट होगी, 5 डिजिट कर दूंगा तो 5 दफ़ा होगी। तो प्रोग्राम लिखते वक्त ये बात अननोन थी कि मेरी लूप कितनी दफ़ा चलने वाली है, तो मैं उस वक्त कोडिंग में नहीं लिख सकता था विदाउट लूप। लेकिन लूप की वजह से क्या आसानी हुई कि मैं इसे लिख पाया, यानी मेरे पास फ्यूचर की नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने अपना कोड इस तरीके से लिखा कि जितना भी हो जाए, यूज़र चाहे 4 दे चाहे 5 दे, जो मर्जी नंबर दे दे, मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्केल करेगा उसी के लिहाज से। तो इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? इन सिंपल वर्ड कहा जाए कि प्रोग्रामिंग की ब्यूटी ये नहीं है व्हाइल लूप की कि आप एक ऐसा कोड लिखें कि जो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन के लिहाज से, और आपको पता ना भी हो तब भी आप ऐसा कोड लिख सकते हैं यूजिंग लूप्स, कि जो आपके नंबर ऑफ इनपुट या डेटा इनपुट पे डिपेंड ना करे, चाहे कुछ भी आ जाए वो सब पे परफॉर्म करे। ठीक है, अच्छा मैं ये बात भी वेरीफाई कर देता हूँ कि ये लाइन मैं ऊपर नीचे भी लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने वापस लाइन जो है सम वाली यहाँ से हटा के इसके नीचे लिख दी, जो पहले सीक्वेंस थी। आप शायद जहन में हो कुछ लोगों के, शायद कि सर ने बदल दी, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं इससे रिजल्ट भी मेरा वही आएगा, 1 2 3 4 5 15। ठीक है, इससे रिजल्ट पे मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए मैंने सिर्फ रीअरेंज कर दी थी ये बताने के लिए कि ये वाली चीज़ जो है मॉडिफिकेशन है लूप की, और ये कंडीशन है DIT और इनिशियलाइजेशन। ये तीनों वर्ड जो मैंने यूज़ किए हैं ये यूज़ होते हैं लूप में, फॉर लूप में भी हो, वाइल लूप में भी हो। हर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है, फिर उसकी कंडीशन भी बनती है, फिर उसकी मॉडिफिकेशन भी होती है। ठीक, तो अब इस प्रॉब्लम पे मैं ज़्यादा टाइम सर्व नहीं करता, ये आप लोग देख लीजिएगा, रन करके भी देख लीजिएगा, लैब मैनुअल में भी है, और कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बार बार देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेक्चर में ही आएगी तो थोड़ा सा तब हम रिविज़िट कर लेंगे। अच्छा, मैं नहीं चाहूँगा कि हम नेक्स्ट सेशन भी लें, तो एक थोड़ा सा हमारा टॉपिक बच गया है,
लेकिन देखते हैं कि उसके बारे में क्या किया जा सकता है। ये हो गई हमारी ये एग्जांपल। लास्ट हमारे पास जो लूप होती है वो होती है डू वाइल लूप। उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और बहुत आसान सी एग्जांपल से इसको कंप्लीट करते हैं इन 5 मिनट्स, ज़्यादा डेप्थ में नहीं। इस लूप का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। आप फ्लो चार्ट को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें टास्क पहले लिखा हुआ है और कंडीशन बाद में आ रही है। टास्क पहले लिखा हुआ है और कंडीशन बाद में आ रही है। तो ये लूप फॉर और वाइल लूप से बिल्कुल अलग है और इसके सिनेरियोज टोटली अलग होते हैं। इसके सिनेरियोज टोटली अलग कैसे होते हैं, मैं एक जल्दी से क्विक सिनेरियो बता देता हूँ ताकि हम इसे कंक्लूड कर सकें। और यहाँ से वही बात है कि मैं इसमें से टेम्पलेट कोड कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, ये आ गया और ये हो गया हमारा वाइल डू वाइल लूप है ना, ये डू वाइल लूप। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ और मॉडिफाई ये है कि मैं यूज़र से एक नंबर लेता हूँ सिंपल, ठीक है, और चेक करता हूँ कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, एक हम इस तरह की एक्सरसाइज पहले भी कर चुके हैं। मुझे लूप तब तक रिपीट करती रहने हैं, जैसे होता है ना कि आप जाते हैं वेबसाइट पे और पासवर्ड एंटर करते हैं, आपको मैसेज मिलता है इनकरेक्ट पासवर्ड, आप दोबारा एंटर करते हैं, फिर मिलता है इनकरेक्ट पासवर्ड। तो वो बिहेवियर या प्रोसेस जो है रिपीट होता रहता है जब तक कि आप सही पासवर्ड एंटर ना कर दें। तो यूँ समझ लें कि मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि क्या करें, यहाँ पे एक नंबर मैंने वेरिएबल ले लिया और यूज़र से कहा है कि भाई आप करें printf और इसको कह देता हूँ मैं एंटर आ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब यूज़र से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो एक पॉजिटिव नंबर एंटर करे। स्कैन कर लेते हैं और स्कैन किया तो %d आ गया और %d के बाद मेरे पास आ गया एड्रेस ऑपरेटर नम। अब यूज़र से मैंने कहा एंटर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये आप वही सिनेरियो समझ लें, आपको कहा है पासवर्ड एंटर करें, लेकिन यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो नेगेटिव निकले, यानी नंबर जो यूज़र एंटर कर रहा है वो लेस देन 0 आ जाए। ठीक है, मैंने उसको कहा पॉजिटिव एंटर करो, लेकिन वो कह रहा है कर दे नेगेटिव नंबर एंटर। तो मैं उसको बार बार यही मैसेज देता रहूँगा कि भाई आपने जो है ना ये सही नंबर एंटर नहीं किया है, आप दोबारा एंटर करें। बस ये काम कराना है जब तक कि यूज़र पॉजिटिव नंबर एंटर ना करे। उसको यही कहता रहूँ कि आपने नेगेटिव नंबर एंटर किया है या एंटर अ पॉजिटिव नंबर। और जब वो फाइनली पॉजिटिव नंबर कर देगा तो मैं उसको प्रिंट एफ कर दूंगा कि यू हैव एंटर्ड %d और इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास नम आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा हमने प्रोग्राम रखा है। यहाँ लाइन चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे भी लाइन चेंज कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करके दिखाऊं तो मैंने सिंपल वाइल लूप लगाया। वाइल लूप बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इफ़ करता है, लेकिन ये बार बार करता रहेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये बिहेवियर रिपीट होता रहेगा। तो मैंने यूज़र से कहा एंटर अ पॉजिटिव नंबर, अगर उसने पॉजिटिव नंबर एंटर नहीं किया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं उसको दोबारा से करूँगा एंटर अ पॉजिटिव नंबर, एंटर अ पॉजिटिव। तो जब तक वो मेरी बात मान ना ले, जब तक वो मेरी बात मान ना ले तो मैं उसको कहता रहूँगा मुसलसल कि भाई आप पॉजिटिव नंबर एंटर। मैंने कहा एंटर अ पॉजिटिव नंबर, उसने पॉजिटिव नहीं एंटर किया, उसने -9 एंटर कर दिया। तो यूज़र को दोबारा से मैसेज मिल गया नहीं भाई ये बात सही नहीं है। अच्छा, इस पे अभी तो हम फ़िलहाल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे कि हम 4 टाइम्स के बाद जैसे होता है ना कि पासवर्ड 4 टाइम्स गलत हो गया तो आप नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन थ्योरी की क्लास में अगर याद रख सको ना तो ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा से पूछना, ठीक है? तब मैं होपफुली बता दूँगा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ये देख लेते हैं। उसने बोला एंटर अ पॉजिटिव नंबर, मैं बाज़ नहीं आ रहा, मैं नेगेटिव नंबर ही एंटर किए जा रहा हूँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो बना हुआ ऐसे, वो कह रहे जब तक पॉजिटिव एंटर नहीं करोगे मैं आगे जाने ही नहीं दूंगा। अच्छा, आखिरकार यूज़र ने कहा लीजिए भाई पॉजिटिव नंबर एंड दैट्स इट, यू हैव एंटर्ड 65। मुझे एक यानी अगला स्टेप मिल गया, यानी यू हैव एंटर्ड द करेक्ट पासवर्ड इस तरह का, और सो ऑन में आगे बढ़ गया। लेकिन इस प्रोग्राम को अगर आप ध्यान दें तो इसमें कुछ रिडंडेंसी है, कुछ लाइंस मैंने बार बार लिखी हैं। वो लाइन क्या है, ये वाली लाइन।
इस काम को मैं और अच्छे तरीके से कर सकता था अगर मैं वाइल लूप के बजाय डू वाइल लूप यूज़ करता। डू वाइल लूप और वाइल लूप का सिंटेक्स में सिर्फ ये फ़र्क है, ये कंडीशन जो वाइल लूप में शुरू में लिखी होती है ये यहाँ के बजाय मैं लिख देता हूँ एंड में, ठीक है। और एंड में सेमी कॉलन भी आता है, बादों का तो इग्नोर भी कर देता है कंपाइलर, और बादों का तो ये वाइल लूप बाद में लिखी होती है और ब्रैकेट से पहले लिखा होता है डू का कीवर्ड, डू दिस, और ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर रिपीट करो, वरना रिपीट ना करो। इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर मैं ये वाइल लूप के बजाय डू वाइल लूप से काम करूँ तो मुझे ये 2 लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है। चेक कर सकते हैं हम इस प्रोग्राम को रन करके, क्या इसका बिहेवियर स्टिल वही है जो अभी हमने देखा। एंटर अ पॉजिटिव नंबर, मैंने कहा नहीं भाई नेगेटिव एंटर। उसने कहा फिर से एंटर अ पॉजिटिव नंबर, मैंने कहा नहीं नेगेटिव ही करूँगा। फिर बोला मैं, फिर नहीं माना, लेकिन आखिरकार मैं मान गया। तो देखें बिहेवियर इज स्टिल द सेम, तो इसका बिहेवियर हमेशा सेम ही आ रहा है, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही आ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशंस जहाँ पे मुझे पहली दफ़ा यूज़र को मौका देना हो, मतलब आपको अगर लगे ना कि आपने वाइल लूप से कोई काम किया और उसमें कुछ लाइंस रिपीट हो रही हैं जैसे यहाँ हो रही थी, तो आप उसको डू वाइल लूप में कन्वर्ट कर दें। क्यों? क्योंकि डू वाइल लूप में एक फ़र्क क्या होता है कि पहली मरतबा जब ये लूप रन हो रही है तो इसने कोई कंडीशन टेस्ट नहीं की है। पहली दफ़ा जब ये रन हुई तो इसने कोई कंडीशन टेस्ट नहीं की, विदाउट कंडीशन इसने एक मरतबा बॉडी को एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे दी। और फिर पहली दफ़ा हो गया तो दूसरी दफ़ा करना है या नहीं करना, फिर जाके इसने कंडीशन टेस्ट की कि मैं रिपीट करूं या ना करूं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर दोबारा ये काम होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। यानी अगर यूज़र से मैं कहता हूं कि भाई एंटर अ पॉजिटिव नंबर और यूज़र पहली दफ़ा में पॉजिटिव एंटर कर देगा तो ये प्रोग्राम क्विट हो जाएगा, ये रिपीट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो डू वाइल लूप और वाइल लूप या फॉर लूप में यही फ़र्क होता है कि इसमें आपको पहली आइट्रेशन विदाउट कंडीशन टेस्ट की मिलती है, यानी इसमें 1 फ्री शॉट है। यानी डजेंट मैटर आपकी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, आपकी लूप की बॉडी एक मरतबा एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं। मोर ऑन दिस हम लेक्चर में देखेंगे डू वाइल लूप को। तो टाइम बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड हो रहा है और लैब टास्क आप लोग देख लीजिएगा क्या है, कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा ऑन ग्रुप। ठीक है, थोड़े से इसके लैब टास्क डिफ़िकल्ट हैं और कुछ टास्क ऐसे हैं जो मैंने आज लैब में आपको एक्सरसाइज कराई हैं, ये उसी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ये पहला होम टास्क जो मैंने अभी रिवर्स आपको एग्जांपल कराई वो उसी से हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। फैक्टोरियल वाला जो है लैब टास्क वो आपकी लैब में ऑलरेडी मौजूद है, फॉर लूप से आपको सिर्फ वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। तो चलें मैं टाइम ज़ाया किए बगैर अटेंडेंस लेता हूँ क्योंकि किसी भी वक्त हमारा सेशन जो है एंड हो सकता है और मैं इसको रिज्यूम नहीं करना चाहूँगा। ठीक है क्लास, तो टिल नेक्स्ट टाइम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़ ही समझें आप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई क्यूरीज हो लैब टास्क से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ऑन ग्रुप। पैलिंड्रोम। अच्छा चलें, टाइम तो अब हो गया था लेकिन कुछ क्वेश्चन आ रहे थे तो मैं ये वीडियो में एंड में ऐड कर रहा हूँ कि लैब टास्क क्या है और थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 फर्स्ट 10 इवन ऑड नंबर। ये तो सिंपल है, आप फॉर लूप से कर लेंगे। सेकंड प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की एग्जांपल लैब मैनुअल में गिवन है आपके। फॉर लूप से ही भी आपको सिर्फ कहा गया है सिर्फ वाइल लूप से करना, तो ये जस्ट कन्वर्जन की एक्सरसाइज है। तीसरी प्रॉब्लम है राइट अ प्रोग्राम विच एड्स ऑल नंबर एंटर बाय यूज़र अंटिल यूज़र प्रेसेस 0। ठीक है, तो इसके लिए आप डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी हिंट ले सकते हैं। जो प्रोग्राम मैंने किया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, डू वाइल लूप का है, आपको सिर्फ इसमें सम करते जाना है, सम करते जाना है। सम का आपको आइडिया हो चुका है कैसे करते हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा करते हैं। लेकिन ऐड करने से पहले चेक कर लें कि वो नंबर 0 तो नहीं है। अगर 0 होगा तो आप क्विट कर दीजिएगा और वहीं पे आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक, होम टास्क की बात की जाए तो पहला होम टास्क बिल्कुल मिलता जुलता है जो अभी हमने डू वाइल लूप की एक्सरसाइज की जिसमें हमने सम ऑफ द डिजिट किया है। बस फ़र्क इसमें क्या है कि उन डिजिट को सम नहीं करना बल्कि आपको उन डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी सम करने की ज़रूरत नहीं है।
या सम करना तो होगा लेकिन थोड़ी सी लॉजिक चेंज होगी, माइनर सी ट्विकिंग है, सिर्फ माइनर सी एक लाइन ऐड होगी जिसके बाद ये पूरा प्रोग्राम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो आप थोड़े से रिसर्च कीजिएगा कैसे। तो यूँ कह लें कि 90 to 95% वर्क आपका मैंने इस एग्जाम्पल का करा दिया, और बाकी आपको थोड़ी बहुत ट्विकिंग करेंगे तो हो जाएगा। देन राइट अ प्रोग्राम विच टेल्स वेदर द एंटर नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। प्राइम नंबर से आप अच्छे से फेमिलियर हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होता है उसे कहा जाता है प्राइम नंबर। तो इसको थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, गूगल करिएगा, देखिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, बेहतर है। प्राइम नंबर की लॉजिक बड़ी सिंपल सी है, आपको देखना होता है कि लूप लगानी है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑनवर्ड टिल नंबर, और आपने देखना है कि आपका नंबर बीच में किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। यानी अगर किसी भी नंबर से वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो इट मीन्स कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो सिंपली आपको लूप लगा के मॉड का ऑपरेटर से टेस्ट करते रहना है कि अगर वो हो जाता है डिवाइड तो आप कह देंगे इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन अगर कहीं भी डिवाइड नहीं होता तो आप कह देंगे it is a prime number. And last program, write a program that asks user for integer number and check if it is a palindrome or not. ठीक है, लूप की आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कोई सी भी लूप यूज़ कर लें। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जैसे नंबर एंटर किया मैंने 1 2 3 2 1, यानी जिसको मैं रिवर्स में पढ़ूँ या बैकवर्ड पढ़ूँ वो नंबर एक ही बने। या ऐसा रोल नंबर जैसे कि है आपका रोल नंबर 10101, तो इसको मैं रिवर्स में पढ़ूँ फॉरवर्ड पढ़ूँ, दोनों डायरेक्शन में ये सेम ही बनता है। तो इस तरह का नंबर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम ही बने उसे कहते हैं पैलिंड्रोम। तो आपको यूज़र से नंबर लेना है और टेस्ट करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा, लूप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वीडियो के एंड में मैंने ऐड कर दिया है, आप लोग इस वक्त सुन नहीं रहे हैं मुझे, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो देखेंगे तो फुली आपको मिल जाएगी। तो टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।